अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे होंगे, खूबसूरत होंगे, तंदुरुस्त होंगे। नहीं भी हैं तब भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। सेकेंडली, आज मैं एक न्यू स्टोरी को रीड आउट करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको और हमें ये पसंद आए। वेलकम टू ऑडियो नावल। अच्छा, मसी की तो याद होया मैंने। खैर, नावल पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादातर पंजाबी है, जिन लोगों को नहीं आती तो मैं उनके लिए ट्रांसलेट कर दूँगी, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, ठीक। नावल का नाम है पाँव की जूती और इसे तहरीर किया है सानिया पीरज़ादा ने। चलें जी, स्टार्ट देते हैं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ सब, आज इस हवेली को दुल्हन की तरह सजा दो, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। ओ मेरा इकलौता पुत्र, पुत्र मतलब बेटा, अमेरिका से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वापस आ रहा है। चौधरी हयात ने अपने गिर्द लोगों से कहा जो हवेली की सजावट में लगे थे। जी चौधरी साहब, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सब लोगों ने काम की रफ्तार बढ़ा दी थी। ओए शीदे, नजमा कहाँ है? सवेरे से मेरी नज़र नहीं पड़ी इस पर। चौधरी हयात ने अपने सबसे वफादार मुलाजिम रशीद से पूछा। वो चौधरी साहब जी, बीबी जी तो सवेरे की किचन में छोटे चौधरी के लिए खाना तैयार करने में मसरूफ़ है। जाओ उसको मेरे पास बुला कर आ। जी अच्छा। शीदा दौड़कर किचन में गया। बीबी जी, वो तानू चौधरी साहब बुला रहे हैं। तानू मतलब आपको, शीदा ने नजमा से कहा। अच्छा, आ रही हूँ। शमो, बेसन दे हलवे विच चमचा हिलाती रही जब तक मैं वापस ना आऊँ। ज़रा जिया भी जल ना जावे। अजीब लगता है पढ़ते हुए। नजमा अपने पसीने से शराबूर चेहरे को साफ करते हुए जल्दी से किचन से बाहर की जानिब चलती। जी चौधरी साहब, मैनू क्यों बुलाया तुसी? या मैनू बुलाया सी। नजमा लाउंज में दाखिल हुई। बेवकूफ़ औरत, सवेरे से कहाँ छुपी पड़ी है? चौधरी हयात हमेशा की तरह नजमा को बेइज्जत करने लगे। जी ओ क्या सांप सूंघ गया तेनू? जो मैं वो ज़बान नहीं है तेरे मुंह विच? जी चौधरी साहब, वो मैं किचन विच सी। नजमा बेचारी सहम कर बोली। किचन विच सी मतलब किचन में थी। शायद आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा हो, मैं इतनी देर से पंजाबी बोलती हूँ आप लोगों के साथ। चलो भी, बच्ची किचन विच सी, ये बहाना ठीक है। और नकम्मी औरत, सवेरे से कोई काम किया भी है तूने? ना अज तेरा पुत्र घर वापिस आ रहा है, सब रिश्तेदारों ने आना है, कोई तैयारी व्यारी भी की है तू? बेटे का जिक्र सुनकर नजमा का चेहरा रोशन हो गया था। जी चौधरी जी, मैंने सारी तैयारी कर ली है। नजमा धीमे लहजे में बोली। उसकी इज्जत देख के तो आपको लग ही गया होगा कि नावल का नाम पाँव की जूती क्यों है। आज जमीला के साथ हमारी बहू भी आ रही है। सोने का सेट जो बनने दिया था वो बन के आ गया? जी, सेट तो मैं 2 दिन पहले ही जाकर सनार से उठा आई थी। चलो शुक्र है, कोई काम तो सर अंजाम दिता। चौधरी हयात ने तंज किया शायद। चलो मैं एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहा हूँ। सारी सजावट अपनी निगरानी विच करवाना। मैं कोई भी कुताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। चौधरी हयात ने दृष्ट होकर कहा। जी अच्छा। ये चौधरी हयात हैं। अपनी ज़ात और अना से आगे कभी उन्होंने कुछ बढ़कर सोचा ही नहीं, खासकर नजमा के लिए। नजमा चौधरी हयात की बचपन की मंग और मामू ज़ात है, लेकिन हयात साहब को हमेशा से इनसे कोई ख़ास मोहब्बत नहीं रही। मोहब्बत तो दूर की ही बात है, इन्हें सारी ज़िंदगी नजमा बेगम से शिकायत ही रही हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अनपढ़ है। लेकिन नजमा एक सुलझी हुई और मोहब्बत व आजिज़ी से गूंधी हुई शख्सियत है। लेकिन वो कहते हैं अक्सर लोग सारी ज़िंदगी कुफरान नेमत ही करते रहते हैं, और चौधरी हयात का शुमार इन्हीं लोगों में से है। चौधरी हयात हवेली से बाहर आए तो कई नौकर इनके मुंतज़िर खड़े थे। चौधरी हयात जीप में बैठकर गाड़ियाँ एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। बैठे के गाड़ियाँ सोए। वो आईने के सामने खड़ी आंखों में काजल भर रही थी। इसकी कांच से शहद रंग आंखें किसी धोधारी तलवार से कम न थी। इन आंखों पर तनी लंबी पलकों की बाढ़ जब उठती झुकती तो मुकाबल का दिल सीने से निकाल लेती। लंबे घने सुनहरी बाल जो किसी चादर की तरह इसके वजूद को ढांप लेते। जब कभी वो इन्हें खोलती, गुलाबी गोरी रंगत और सातवां नाक और गुलाबी होंठों, हमेशा शरारती मुस्कुराहट होंठों पर। शायद वो कुदरत का शाहकार ही तो थी। महरिश, अरे ओ महरिश, कहाँ है तू? गुलशन ने घर के अंदर दाखिल होते ही ववेला मचा दिया था। कमरे विच, महरिश ने जवाब दिया और दोबारा काजल डालने में मसरूफ होगी। महर, तू कमरे विच? तेनू पता है की होया?
गुलशन की रग रग से खुशी छलक रही थी। अच्छा की होया? महरिश ने हैरत से पूछा। बाहर गोले वाला आया हुआ है, गुलशन खुशी से बोली। है सच्ची गोले वाला? महरिश भी खुशी से बोली। मुझे खुद ही बड़े पसंद है। हाँ चल खाएं, मैं इस दफ़ा 5 गोले खाऊंगी। अल्लाह माफ़ करे, गुलशन बोली। चल चलें। महरिश ने काजल संगार मेज पर रख दिया। हाय वो दीवानी और इसकी शरारतें, इसकी मासूमियत। गुलशन बेसाख्ता हंसने लगी। ले तू क्यों इतना हंस रही है? महरिश को गुलशन को हंसी पर हैरत थी। गुलशन की निकम्मली, वैसे तो तू इतनी खूबसूरत है कि पिंड का हर मुंडा तेरे ख्वाब देखता है, लेकिन अभी हसीना की जगह ओके दो डर ही नहीं ऐसे कुछ लिखा हुआ है। बन के गोला खाने जाएगी क्या? मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता, मैं पंजाबी में नहीं सुना। गुलशन ने हंसते हुए कहा, है मतलब शीशा तो देख। महरिश साहिबा गोले के लिए इतनी कमली हो चुकी हैं कि एक ही आंख में काजल डाला है। गुलशन ताली बजा के हंसी। महरिश ने हम शीशा देखा तो एक ही आंख में काजल था। महरिश शर्मिंदा हुई और काजल उठाकर दूसरी आंख में डालने लगी। कमली हंस हंस कर गुलशन की आंखों में पानी भरा है। अच्छा तू कमली कमली नहीं है, मैं 5 गोले खाऊंगी। महरिश गुलशन की नकल करने लगी। अच्छा अच्छा चल, कहीं वो गोले वाला चाचा भाग ही ना जाए। गुलशन और महरिश भागती हुई गोले वाले को ढूंढने लगी। ओ ओके ओ काकू, 2 गोले वाला चाचा कहाँ है? वो आएगा। गुलशन ने बच्चों से पूछा जो हाथों में 22 गोले थामे खा रहा था। हैं? 22? तो आएगा तो वो तो गया। बच्चे ने बामुश्किल जवाब दिया। है कित्थे गया? गुलशन ने रोंदी शक्ल बना ली। मैनू की पता, मेरा अब्बा लगदा सी जो मुझे बता के जाएगा। बच्चा गुस्से से बोला। महरिश बच्चे की बात सुनकर हंसने लगी। ड्रम तू पतला हो रहा है बताने में। गुलशन गुस्से से बच्चे से बोली। जाओ ना, गोले खाने का मजा क्यों चाट कर रही आई थिंक चिट कर रही हो? बच्चा कोफत से बोला था। महरिश और गुलशन रोंदी शक्ल बनाकर एक दूसरे को देखने लगी। हाय इतना दिल था गोला खाने का। गुलशन चल दूसरे पिंड चलते हैं। महरिश बोली। ना बाबा ना, मेरी अम्मी को पता चल गया तो मेरी दुर्गत बनाएगी। गुलशन डर के बोली। नहीं चलता पता। कौन बताएगा? चलना। अच्छा अच्छा ठीक है चल, लेकिन मैं सिर्फ तेरी वजह से जा रही हूँ। हाँ हाँ सब पता मैनू, चल भी। महरिश हंसते हुए बोली। आंखों पर काले चश्मे और पता नहीं कौन सी शर्ट है पहने वो ट्राली खींचते बाहर आया। हसीब, चौधरी हयात ने बुलंद आवाज में पुकारा। वो चौधरी हयात की आवाज़ सुनकर मुस्कुराता हुआ इनके पास गया। मेरा शेर, मेरा पुत्र आ गया। चौधरी हयात ने इसको गले से लगाया। चौधरी साहब ओ खोते, अब तो मुझे बाप बुला दे। चौधरी हयात बोले। ना आप चौधरी साहब ही हैं। सलाम छोटे चौधरी। सब नौकर चौधरी हसीब को सलाम करने लगे। हाँ हाँ ठीक है, सामान गड्डी विच रखो। चौधरी हसीब अकड़ कर बोला। हाय, यानी अमेरिका की हवा भी सिर्फ पिंड के मुंडे को ना बदल सके। कोई हाल नहीं। चौधरी हसीब और चौधरी हयात जीप की पिछली सीट पर बैठ गए। क्या देख रहा है पुत्र? चौधरी हयात हसीब को इधर उधर देखते और मुंह बनाते हुए देख कर पूछा। ये क्या चौधरी साहब, मेरा एक भी दोस्त एयरपोर्ट नहीं आया। चौधरी हसीब गुस्से से बोला। ओ अच्छा, चौधरी हयात ने कहका मारा। पुत्र मैंने खुद रोका है तेरे सब यार दोस्तों को। क्यों? चौधरी हसीब ने पूछा। यार अगर तेरे यार दोस्त आ जाते तो बस तू तो इनसे चिपक जाता। मेरी याद तो तेनू वैसे ही नहीं आती, और फिर मेहमानों से फिर तेरी जगह मैं मिलता। और आज तेरा ससुर भी तुझसे मिलने आ रहा है। वो भी आ रहा है? काश मैं वापस ही ना आता। चौधरी हसीब ने मुंह बसोर कर कहा। ओ चल यार, थोड़ी घड़ी तो वो आएगा, मतलब कुछ वक्त के लिए तो वो आएगा। और मैं अपने यार दोस्तों के साथ शुगल कब लगाऊंगा? चौधरी हसीब ने आंख का आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहा। पुत्र रूठ क्यों रहा है? कल रात मैंने तेरे लिए महफिल का एहतमाम किया। चौधरी हयात ने धीरे से इसके करीब होते हुए कहा। शुक्र। चौधरी हसीब खुश हुआ। वैसा का वैसा है, तो कई साल अमेरिका में पढ़ाई करके भी सरा नहीं बदला। चौधरी साहब, किताबी बातें चौधरियों पर कोई असर नहीं करती। चौधरी हसीब ने बड़े फख्र से कहा। लग भी रहा है कि वैसा का वैसा ही है, जरा चेंज नहीं है, ऐसे ही गया होगा। शाबाश, ये हुई ना चौधरियों वाली गल। गल मतलब बात है। चौधरी हयात ने भी फखरिया लहजे में कहा। वो 28 साल का था, मगरूर लेकिन खूबसूरत, कि हर कोई इससे मुतासिर होता। इसे देखकर पर वो था वही फरसूदा ख्याल का मालिक, बाप की तरह जिद्दी और अनापरस्त। आखिर में अपने पिंड पहुंच गया। चौधरी हसीब बाहर का नज़ारा देखने लगा। एकदम से इसकी हंसी निकली। क्या हुआ पुत्र, हंस क्यों रहा है? चौधरी साहब वो देखे, लड़की 2 गोले खा रही है और 2 हाथों में पकड़े हैं। चौधरी हसीब ने रास्ते में गुलशन को देखा। हाँ हाँ, साथ एक और कुड़ी भी है। चौधरी हयात भी इस जानिब देखने लगे। चौधरी हसीब की नज़र जब साथ में महरिश पर पड़ी तो इसकी नज़र जैसे इस पर ठहरी गई। क्या कुड़ी है? कुड़ी मतलब लड़की। चौधरी हसीब की नज़र पड़ते ही चौंक गया।
और अपने काले चश्मे उतार कर महरिश को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। वही आदत गंदी। चौधरी हसीब गर्दन मोड़कर महरिश को देखता रहा जब तक वो इसकी नज़रों से ओझल न हुई। इस कांच की गुड़िया पर किसी की भी नज़र पड़ती हुई ऐसे ही अपने हवास खो देता था। तो हसीब क्या चीज़ थी, इतनी खूबसूरत कुड़ी इस पिंड विच। चौधरी हसीब महरिश के बारे में सोचने लगा। इतनी खूबसूरत कुड़ी इस पिंड विच। चौधरी हसीब महरिश के बारे में सोचने लगा। पिंड विच मतलब गाँव में। कुछ ही देर में वो लोग हवेली पहुंच गए। नौकरों ने जल्दी से चौधरी हसीब और चौधरी हयात की गाड़ी का दरवाज़ा खोला। चौधरी हसीब गाड़ी से नीचे उतरकर हवेली के अंदर दाखिल होने लगे तो चौधरी हयात ने इसे वहीं रोकने को कहा। रुक पुत्र, अभी इन बकरों पर हाथ फेरता था। चौधरी साहब, मैं कौन सा नई नवेली दुल्हन हूँ जिसके स्वागत में बकरे ज़िबा किए जा रहे हैं। चौधरी हसीब ने बकरों को देखकर चिढ़कर कहा। और पुत्र, ये सदके के बकरे हैं, तुझे हासदीन से महफूज रखेंगे। चौधरी हयात ने दिलासे से कहा कि वो कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। चौधरी हसीब ने बामुश्किल बकरों पर हाथ फेरा। इस सबसे वो कोफत में मुबतला हो जाता था। वो जब भी आता था इस सबसे उकता जाता। हवेली में जाते ही सामने नजमा बेगम बेसब्री से इसकी मुंतज़िर थी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरा लाल, मेरा पुत्र आ गया, मैं वारी जाऊँ अपने लाल तो। नजमा लाउंज में चौधरी हसीब की मुंतज़िर खड़ी थी। बेशक मैं पंजाबन हूँ लेकिन खुद पढ़ते हुए अजीब लगता है। अम्मा कैसी हैं? चौधरी हसीब ने नजमा को गले से लगाया। मावारी जग जग ओके सॉरी जुग जुग जीवे मेरा लाल। नजमा बेटे से मिलकर खुशी से रोने लगी। अम्मा आप ज़रा नहीं बदली, वैसी जहलाना बातें करती हैं। हसीब की बात नजमा के दिल पर तीर की तरह लगी। भाई कोई बदतमीज लड़का है, पर वो क्या कर सकती थी। अब तो वैसे भी वही सबकी आदि सी हो गई थी। जहालाल पर और बेटा बाहर से पढ़कर आया है, इसे कुछ तो सलीके की बात कर ले। चौधरी हयात कभी नजमा की बेइज्जती करने से बाज नहीं आते थे। चौधरी हयात की नज़र जमीला पर पड़ी जो अपने शोहर और बेटी के साथ हवेली के अंदर दाखिल हो रही थी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी आया नू इसी सारे सॉरी आई थिंक 80 सारे ਤੁਹਾਡਾ इंतजार कर रहे सी। चौधरी हयात मुस्कुराते हुए जमीला से बोले। सलाम फुफी। चौधरी हसीब अपनी फुफो से मिला। फुफो वारी, कैसा है मेरा पुत्र? जमीला चौधरी हसीब का सर चूमने लगी। हसीब को देखकर तो जैसे इनकी आंखें जगमगाने लगी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? हसीब चौधरी जफ़र के पास गया, इनके आगे सर झुका कर प्यार लिया। वैसे तो वह ये सब कुछ कभी ना करता, बस मजबूरन इतना करा था। अगर चौधरी हयात की धमकियाँ और इल्तिजा ना होती। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बेटा आप कैसे हैं? चौधरी ज़फ़र प्यार से बोले। चौधरी ज़फ़र चौधरी हयात के बरक्स बाशऊर और पढ़े लिखे इंसान थे। उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत भी अपनी ख़ानदानी रवायत के मुताबिक ही की थी। इनके बच्चे अपनी माँ से ज़्यादा बाप के करीब थे। वजह इनका तहम्मुल मिजाज था। अस्सलाम वालेकुम मामू। नेमल ने चौधरी हयात के सामने सर झुकाते हुए कहा। इन सलामती में मोहब्बत इज्जत और मान था। इस सलामती में वालेकुम अस्सलाम। अरे देखो ते सही कौन आया, देखो तो सही। इस हवेली दी मालकिन आई है। चौधरी हयात ने नेमल के सर पर बोसा दिया। मामी कैसी हैं? नेमल नजमा से भी खुश अखलाकी से मिली। नजमा ने नेमल का सर चूमा। नजमा बेगम को नेमल बहुत प्यारी लगती थी। आए बैठे ना, मैं ज़रा फ्रेश होकर आया। चौधरी हसीब अपने कमरे में चला गया। उफ यार, मेरी शादी नेमल से होगी। नेमल तो ज़रा मेरे म्यार की नहीं है, सांवली कोजी सी ज़रा सोनी नहीं है। चौधरी साहब ने क्या देखा, मुझे ज़रा नहीं जचती। हसीब ने ज़ोर से दीवार में मुक्का मारा। चौधरी हसीब का मूड पूरी तरह बिगड़ चुका था। मेरे पिंड विच कोई खूबसूरत कुड़ी नहीं मिली। खूबसूरत के नाम पर हसीब की नज़रों के सामने महक का चेहरा आया। हाय वो कुड़ी कितनी खूबसूरत थी, पता नहीं थी कौन। चौधरी हसीब महरिश के बारे में सोचने लगा। हसीब काफ़ी देर कमरे से बाहर ना निकला तो नजमा बेगम इसको बुलाने इसके कमरे में पहुंची और दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। हसीब पुत्र। हाँ अम्मा। चौधरी हसीब ने दरवाज़ा खोला। नजमा को अंदर बुलाकर दोबारा दरवाज़ा बंद कर दिया। हसीब की होया पुत्र? सब तेरा इंतज़ार करते पे ने ते तुसी बाहर ही नहीं आए। नजमा बेगम ने परेशानी से पूछा। जब आपका इंतज़ार करें आप बाहर क्यों नहीं आए? इसका ये मतलब है अम्मा मेरे लिए आपको यही कुड़ी मिली थी, कोजी सी, कहीं से जोड़े मेरा इसमें। मैं नहीं करना नेमल ना ब्याह। चौधरी हसीब ने दो टक जवाब दे दिया। हाय रब्बा पुत्र, ये तू क्या कह रहा है? ये सुनते ही नजमा के चेहरे का रंग उड़ गया। पुत्र नेमल ते बड़ी तमीज़ वाली और चंगी सुलझी बच्ची है। नजमा नरम लहजे में हसीब को समझाने की कोशिश की। तमीज़ वाली हो भलाई हो गई थी ऐसी कुछ। मैनू इस ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ नहीं करना बस। अभी चौधरी साहब को कहो इनको जवाब दें। चौधरी हसीब हरदर्मी से बोला। मैं तेरे प्यो को बुलाती हूँ। नजमा बेगम सुन हो चुकी थी। प्यो मतलब बाप, ठीक है, वालिद मोहतरम। पंजाबी में प्यो ही कहते हैं।
नजमा बेगम बामुश्किल नीचे गई और मेहमानों के सामने ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर चौधरी हयात से मुखातिब हुई। चौधरी साहब हसीब की अलमारी की चाबी किधर है? चाबी केड़ी चाबी? ये कल तो पैदल ही लग रहा। हसीब आपको बुला रहा है, कोई चाबी नहीं मिल रही इसको। नजमा ने और बात बनाई। अच्छा, चौधरी हयात हसीब के कमरे में गए। नजमा बेगम भी इनके पीछे चल पड़ी। हसीब की है की आएगा अगर पंजाबी लिख रहे हैं। चौधरी हयात साहब हसीब को गुस्से से लाल देख कर बोले, अम्मा दसो भी, अम्मा बताएं। हसीब नजमा बेगम को मदद तलब नजरों से देखा। वो हसीब को नेमल पसंद नहीं है। नजमा डरते हुए बोली, ते वो शादी नहीं करना चाहता। कि शादी नहीं करनी? हसीब पागल हो गया? तेरी बचपन की मंग है वो। चौधरी हयात हसीब को घूरने लगे। बचपन की मंग है तो की होया? नहीं पसंद, बस शादी नहीं करनी। चलो तेरी माँ भी तो अनपढ़ है, मैंने भी तो ब्याह किया कर लिया ना इसे। चौधरी हयात के गुस्से का रुख हमेशा की तरह नजमा बेगम की जानिब होता था। मेरी माँ खूबसूरत तो थी, आपकी भतीजी तो मेरी तो बहुत ही कोजी है। चौधरी हसीब ने चिढ़कर कहा, कमले तेरी खूबसूरत माँ तो बस फ्रिज एसी लाई थी, मेरी भतीजी करोड़ों की जायदाद लेके आएगी। चौधरी हयात लालच से बोला, तो ज़मीनें तो हमारी भी हैं। चौधरी हसीब बेफिक्री से कहा। हसीब ने, तू जानता है चौधरी जफर की कितनी जायदाद है, और कारोबार और फैक्ट्री भी तो है, और वो बहुत सारा हिस्सा अपनी इकलौती बेटी को देगा। और तू भी तो सियासत में जाना चाहता है। सोच कमले, ऐसे तो ज़्यादा मजबूत होगा। रिश्तेदारी भी दी वजह तो भी, और पैसे जायदाद दी भी कमी नहीं होगी। इसका मतलब है कि तुम सियासत में जाना चाहते हो ना, तो इस तरह तुम ज़्यादा मजबूत होगे ना, तो तुम्हें मतलब पैसों की कमी होगी और रिश्ता भी मजबूत होगा। तो अच्छा, चौधरी हसीब सर खुजाने लगा सर। कमले अकल कर, दौलत की रानी तुझ पर मेहरबान है, तू इसे धुतकार है। चौधरी हयात चौधरी हसीब को समझाने लगे। नजमा बेगम की बात बहुत नागवार गुजरी, लेकिन वो बेचारी कुछ बोलने की जरूरत नहीं कर सकती थी, इसलिए खामोशी से कमरे से चली गई। ऐसी गल है तो चलो ठीक है, कर लेंदा मैं ब्याह। चौधरी हसीब बोला, ए हुई ना गल। चौधरी हयात खुशी से हसीब के कंधे थपकने लगा। पंजाबी लिखी है लेकिन उस टाइप की नहीं जैसे हम बोलते हैं, थोड़ी सी दरमियान में कुछ हो रहा है। खैर, उसने कहा कि ऐसी बात है तो मैं शादी कर लेता हूँ। चल अब खुशी खुशी बाहर चल। चौधरी हयात और हसीब बाहर लाउंज में मेहमानों के पास जा पहुंचे। और हसीब, बेटा पढ़ाई तो ख़त्म हो चुकी है, अब क्या करने का इरादा है? चौधरी सफ़र हसीब से मुखातिब हुए। मेरा इंटरेस्ट सियासत में जाने का है, बस अब इलेक्शन लड़ूंगा। चौधरी हसीब के लहजे में लालच भी बोल रहा था, पर कभी कभी लहजे समातों तक नहीं पहुँच सकते। चौधरी जफर को ये बात नागवार गुजरी। इन्हें सियासत पसंद ना थी। कुछ जमीला बेगम और चौधरी हयात की निस्बत इनके दिल में हसीब के हवाले से कुछ खदशात भी थे। चौधरी जफर, जमीला, मुझे आप दोनों से एक गल करनी है। चौधरी हयात ने लजाजत से कहा। जी भाई। जमीला झट से बोली, मुझे आजकल बहुत अजीब ख्वाब आ रहे हैं, दिल हर वक्त घबराया रहता है। ऐसे लगता है जैसे कबर ते मेरे लिए अपना मुंह खोल रखा है। कबर ने, मैनू लगता है मैं मरने वाला हूँ। हाय वीर जी, ऐसी गल्ला ना करो, अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। जमीला रूंदी शक्ल बना के बोली, नहीं जमीला, मेरा वक्त करीब है। अगर मैं मर गया तो कब्र विच भी ये अरमान करता रहूँगा कि काश अपने इकलौते पुत्र का ब्याह ही देख लेता। चौधरी हयात जज्बाती होकर रोने लगा। भाई जी, इकलौता पुत्र का ब्याह तुसी जरूर देखोगे, कुछ नहीं होगा थानू। जमीला बेगम भी रोने लगी। लै आ की गल होई भला? भी बस वो भी नाटक में रो रहा, तू भी साथ आ जा। उनके आंसू ग्लैसरीन के और हमारे असल मच के। ऐसे ही ड्रामे में होता है। चौधरी जफर, मुझे जल्दी से ब्याह दे दो, मैं अपने बच्चों की खुशी ही देख लूँ। चौधरी हयात ने इल्तिजाई निगाहों से देखते हुए कहा, लेकिन भाई साहब अभी तो नेमल पड़ रही है। चौधरी जफर ने टालने वाले लहजे में कहा, ते की होया, शादी के बाद भी पड़ती रहेगी। चौधरी जफर, मुझे ब्याह दे दो, तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। चौधरी हयात ने चौधरी जफर के सामने हाथ जोड़ दिया। अरे ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? भाई ठीक है, तुसी जैसे चाहोगे वैसे होगा। जमीला ने जल्दी से चौधरी हयात के जोड़े हुए हाथ जुदा किए। तो अब मैं इस गल को पक्की समझूं? जी। चौधरी जफर को ना चाहते हुए भी मानना पड़ा। शुक्रिया चौधरी जफर, मुबारक नजमा, मुंह मीठा कराओ सबका। चौधरी हयात खुशी से नजमा बेगम को कहा। जी। नजमा किचन से सोन हलवा ले आई। सोन हलवा जो भी है। शादी तो 1 महीने में करनी पड़ेगी, वैसे है बड़ा मजे का, क्योंकि मेरा पुत्र अगले महीने बाहर के मुल्क पढ़ने जा रहा है। जमीला बोली। 1 महीने में तैयारी कैसे होगी? चौधरी जफर ने दबे दबे गुस्से से कहा। ना जाने कि वो परेशान से हो गए थे। तैयारी हो जाएगी, तू बस कपड़ों में लगती है, हम डिज़ाइनर्स के मुंह पर दुगना चुगना पैसा फेंकेंगे, 1 महीने में बना देंगे। ठीक है ना पुत्र? चौधरी हयात प्यार से नेमल से बोले। जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बारात पर मैं अम्मी की शादी का जोड़ा पहनूंगी और वलीमे पर मामी के वलीमे का, मेहंदी का कोई बनवा लूँगी।
बनवा लूँगी। निमल ने आहिस्तगी से कहा, सही है, मेरा दोस्त भी लाहौर डिज़ाइनर है, इसको ऑर्डर करता हूँ शेरवानी अपनी। हसीब ने फ़ौरन मदाखलत की, चलो भाई मसला हल। हसीब को ये था कि कहीं अपने अब्बू की शेरवानी ना मुझे पहना दे। नजमा, जहाँ मेरी चेक बुक उठा ला। चौधरी हयात नजमा बेगम से तहक्कुम से कहा। नजमा चेक बुक ले आई तो चौधरी हयात ने 20 लाख का चेक काट कर निमल को दिया। निमल को से, पुत्र आपकी मामी तो अनपढ़ औरत है, इसको कहाँ समझ फैशन वाले कपड़े जूतों की। तो कपड़े जूते सब कुछ आप अपनी पसंद से ले लेना, बस जेवरात हम अपनी पसंद से बनवाएंगे, ठीक है ना पुत्र। और इतने पैसों से सिर्फ कपड़े जूते। चौधरी हयात ने नेमल से पूछा। नेमल ने खामोशी से चेक ले लिया। नेमल को बहुत बुरा लगता था जब भी चौधरी हयात नजमा बेगम की बेइज्जती करते। चौधरी जफर को भी ये बात काफ़ी नागवार गुजरी, जबकि जमीला बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। नजमा बेगम खामोशी से किचन में चली गई। अपनी आंसू जब्त करते हुए नौकरानी से कहने लगी, मक्खन ख़त्म हो गया, मेहमानों को खाना देना है, जल्दी से मक्खन मंगवा। अल्लाह दिता मुंशी किचन के सामने से गुजर रहा था। इसने नजमा की बात सुन ली और बोला, बीबी जी मेरे घर ताज़ा मक्खन पड़ा है, मैं भिजवाता हूँ अभी। हाँ अल्लाह दिता, जल्दी भिजवा दे, मेहमानों का खाना लगाना है फिर। जी अभी हुने भिजवाता हूँ। हुने मतलब अभी। अल्लाह दिता घर पहुंचा और अपनी बेटी को आवाज़ दी, महरिश महरिश। ओ महर पुत्र, जल्दी गल सुन, कहाँ रह गई? जी अब्बा की होया? महरिश ने जवाब दिया, जा मेरी धी रानी, जल्दी से जा चौधरी साहब के घर मक्खन दे आ। चौधरान आई थिंक चौधरैन होता है वैसे, बीबी ने कहा है। महरिश के अब्बा बोले, हो रे पर अब्बा हुन तो शाम हो गई है। ठीक है अब्बा, लेकिन अब तो शाम हो गई है। हाँ छेती छेती जा मेरी धी रानी, नाल गुलशन नू लै जा। छेती छेती मतलब जल्दी जल्दी। ठीक है। महरिश ने मक्खन उठाया और गुलशन के घर चल पड़ी। अम्मा तेरी कसम अब गोला नहीं खाऊंगी। गुलशन आगे थी और इसकी माँ जूता उठाकर इसके पीछे भाग रही थी। गुलशन के घर का मंजर देखकर महरिश बेसाख्ता हंसने लगी। लो जी, यहाँ तो जंग शुरू है। महर बच्चा मीनू। गुलशन महरिश के पीछे छुपकी। सॉरी, महर बच्चा मीनू आएगा। तू भैंस और छुप इस नाजुक सी कुड़ी दे पीछे रही है। गुलशन की अम्मा जूता उठाए बोली, चाची बस बस की हो गया है। महरिश गुलशन की अम्मा को ठंडा करने लगी। पहले कम मोटी, ऊपर से 6 गोले ठूस गई है, इतना खाएगी तो कौन ब्याह करेगा इससे। चाची तुसी गुस्सा ठंडा करो अपना, आओ इधर बैठो। महरिश गुलशन की अम्मा को चारपाई पे बैठाने लगी। पुत्र समझा इसे, तेरी सेहत दा भी कोई असर ही नहीं पड़ सोहबत दा भी कोई असर नहीं पड़ता इसनू। अच्छा मैं बहुत खाती हूँ, और जो खुद 6 रोटियां खाती हैं रोज वो। गुलशन रोते हुए बोली, खोती की बकवास कर रही है तू। इधर ऐसे लिखा है, खोती की मतलब गधी की। गुलशन की अम्मा फिर से जूता उठाकर इसके पीछे भागने लगी। चलो ये नावल वैसे नासी स्टोरी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपका मूड फ्रेश कर सकता है। खाला बस बस गुलशन तुम ही चुप कर। खाला ते तेरा की मुकाबला, खाला ते पिंड विच सब तो खूबसूरत और जवान है। अच्छा गुलशन की माँ खुश हुई। वह हमेशा से कुछ खुश आमदीद पसंद थी, खासकर हुसन के हवाले से। होर की पिंड दे सब लोग कहते हैं। अच्छा गुलशन के अब्बा भी यही कहते हैं। गुलशन की माँ शर्मा कर बोली, हाय मैं सदके चाची तुसी शर्मांदे होए होर भी प्यारे लगते हो। चाची वो मैनू ज़रा जल्दी है, चौधरी साहब के घर जाना है मक्खन देने। गुलशन को साथ लेती जाओ। हाँ ले जा इस भैंस नू, चल गुल जल्दी कर, मैं नहीं आती। गुलशन ने खफकी से कहा। मेरी गुलशन बहारा चल ना। महरिश गुलशन को बहलाने लगी। मस्के बास ठीक है चल। गुलशन मुस्कुराने लगी। गुलशन और महरिश हवेली पहुंची तो रात का समा हो गया था, पर हवेली तो दिन की तरह रोशन थी। सलाम बीबी जी। महरिश और गुलशन लाउंज में दाखिल हुई। वालेकुम सलाम, आओ महर, नजमा बेगम प्यार से बोली। चौधरी हसीब की नज़र महरिश पर पड़ी तो सोचने लगा, ये तो वही कुड़ी है। बीबी जी अब्बा ने ये मक्खन भिजवाया है। अच्छा जा किचन में रखते। जी अच्छा। महरिश मुस्कुरा कर किचन की जानिब चल पड़ी। मामी कौन है ये? नेमल ने नजमा बेगम से पूछा। पुत्र ये हमारी मुंशी की बेटी है। नजमा ने महर की पुश्त की जानिब देखकर प्यार से कहा। है इस लंगड़े मुंशी की? चौधरी हसीब ने हैरत से पूछा। हाँ बहुत खूबसूरत है, लगता ही नहीं किसी गरीब की बच्ची है। नेमल ने भी हसीब की बात को इग्नोर करते हुए प्यार से कहा। हम वाकई ये कुड़ी तो क्यामत है। चौधरी हसीब की नज़र सोच की लगाम में बेलगाम हुई थी। तुम मुझे बेगैरत लग रहे हो। खुदा हाफिज़ बीबी जी। महरिश और गुलशन मक्खन रखने के बाद नजमा बेगम को खुदा हाफिज़ करने के बाद आई थिंक चली गई। रफ्ता रफ्ता हवेली में मेहमानों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। सब करीबी रिश्तेदार हसीब से मिलने आने लगे। चौधरी हयात ने सबको हसीब की शादी की खुशखबरी सुनाई और मुंह मीठा करवाया। महरिश महरिश
महरिश महरिश महरिश चौधरी हसीब के सर पर सवार हो चुकी थी। नींद में भी महरिश का नाम ले रहा था। अगले दिन चौधरी हसीब ने मौका देखती चौधरी हयात से बात की। अब्बा 1 महीने में शादी है और अम्मा कैसे अकेले सब तैयारियां करेंगी, करेगी कैसे नहीं। और वो इन्नी इन्नी भी निक्की काकी नहीं है। ओके, मतलब वो इतनी छोटी नहीं है। वो तो मैं रोब रखने वास्ते से सुनाता रहता हूँ की गल है चौधरी साहब, पर सुनो ते सही, तुसी एक काम करो, इस लंगड़े मुंशी की बेटी को बुलवा लो। शादी के दिनों में अम्मा के साथ रहेगी, पढ़ी लिखी भी लग रही थी, हिसाब किताब ते वगैरह कर देगी। अब अम्मा ये सब नहीं कर सकती ना। चौधरी हयात गौर से अजीब को देखने लगे। की होया है? कुछ नहीं, चलो कर दा गल अल्लाह दिता नाल। चौधरी हयात समझ गए कि हजीब के इरादे कुछ और हैं, पर इकलौते बेटे को इनकार करके नाराज नहीं करना चाहते थे। बस यही हमेशा से वो गलती कर जाते थे। चौधरी हयात ने लतिता को अपने पास बुलवाया। लतिता तो हमेशा से मेरा वफादार है, अब मैनू यकीन है तो इनकार नहीं करेगा। जी चौधरी साहब हुक्म, मेरे तो जान भी हाजिर। लतिता ने खुश होकर कहा। लतिता मेरे पुत्र की शादी है, वो भी 1 महीने के अंदर। चौधरैन सब काम अकेले नहीं संभाल सकती, खासकर हिसाब किताब की, इसलिए मैं चाहता हूँ तो अपनी बेटी को हवेली भेज दे। शादी के दिनों में वो पढ़ी लिखी तो है ना। जी चौधरी साहब, अभी इसने 12वीं के इम्तिहान दिए हैं। 12वीं के पिंड विच कॉलेज तो नहीं है जी, वो प्राइवेट दिए हैं। 5 महीनों के लिए अपनी फुफी के घर गई थी। इसका शोहर मास्टर है, इसने बढ़ा दिया। चलो अच्छा है, पढ़ी लिखी कुड़ी है। चौधरैन इनको हिसाब किताब में भी आसानी होगी। वैसे भी तुझसे मुझे इनकार की उम्मीद भी नहीं है। जी कल ही भेज दूंगा, मुझे इजाज़त चौधरी साहब। अल्लाह तिता के लिए तो आज का दिन बहुत ही अहम था, क्योंकि चौधरी हयात कभी किसी को ऐसे ख़ास नहीं बुलवाते थे, पर यह ख़ास बुलाना क्या सही था। चौधरी हयात ने हाथ से अल्लाह तिता को जाने का इशारा किया। अगले दिन चौधरी हसीब बेचैनी से महरिश का इंतजार कर रहा था, चूंकि यहाँ महरिश का हवेली जाने का जरा दिल नहीं था। बाप के हुक्म पर मजबूर होकर धड़कते दिल के साथ हवेली जा पहुंची, जहाँ चौधरी हसीब बेचैनी से इसका मुंतजिर था। महरिश जैसे ही हवेली दाखिल हुई, चौधरी हसीब के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। ओके प्लीज़, पीछे से मेरी मदर की आवाज़ें आ रही हैं, उनको इग्नोर करें। आपको पता है कि माएँ कैसी होती हैं, और फिर देसी माएँ तो कैसी होती हैं। वो मुस्कुरा कर महरिश को देखने लगा और धीरे से गुनगुनाने लगा। महरिश की नज़र चौधरी हसीब पर पड़ी। इसकी खुद पर मरकूज नज़रें खुद देख कर महरिश को काफ़ी अजीब महसूस हो रहा था। दिल बेचैन को जी तो लेने दो सनम, ये दीदार का जाम पी तो लेने दो। महरिश ने चौधरी हसीब को नज़रअंदाज किया। लॉन्च में मसरूफ़ नजमा बेगम के पास चल दी। सलाम बीबी जी। महरिश ने बड़ी नरमी से नजमा बेगम को सलाम किया। वालेकुम सलाम। आ गई तू बच्चे? जी। कनीज़, ओ कनीज़ो। नजमा बेगम ने कनीज़ो को आवाज़ दी तो वो फ़ौरन से आई। जी बीबी जी, महरिश के लिए नाश्ता बना। नजमा बेगम ने कनीज़ो से कहा। नहीं बीबी जी, मैं नाश्ता करके आई हूँ। नजमा बेगम की बात सुनते ही महर फ़ौरन बोली। अच्छा बस फिर लस्सी पी ले पुत्र। कनीज़ और महरिश दवास से लस्सी बना के लाया। कुछ ही देर गुजरी थी कि कनीज़ लस्सी ले आई, लेकिन इस दौरान महरिश हसीब की नज़रें मुसलसल महर पर थी। लेकिन इस दौरान चौधरी हसीब भी थे, और इसी वजह से महरिश को काफ़ी घबराहट हो रही थी, और हसीब का ये रवैया इसके लिए अजीब था। महरिश से लस्सी भी नहीं पी जा रही थी। इसने आधा गिलास बामुश्किल पिया और मेज़ पर गिलास रख दिया। महरिश शादी को सिर्फ 25 दिन बाकी हैं, बस ये कल परसों चौधरी साहब कार्ड छुपाने जा रहे हैं। सब तो पहले तो मैनू मेरे मैके वाले और कुछ जान पहचान के लोगों की लास्ट बना के दे दे। नजमा बेगम उजलत से बोल रही थी। लास्ट? चौधरी हसीब का कहका गूंजा। लिस्ट। महरिश धीमी आवाज़ में बोली ताकि नजमा बेगम तो बासानी सुन लें, पर हसीब तक आवाज़ ना जाए। महरिश को चौधरी हसीब का नजमा बेगम पर हंसना बहुत बुरा लगा। कितना बदतमीज़ वाहियात है। हाँ वही। नजमा बेगम शर्मिंदा सी फीका फीका हंसने लगी, हालांकि इस सब में तो इनका कहीं कोई कसूर ना था। बीबी जी कागज़ और कलम। महरिश ने नजमा बेगम की शर्मिंदगी को ख़त्म करने की खातिर फ़ौरन से कहा ताकि इनका ध्यान हट जाए। हाँ मैं ले आती हूँ। नजमा उठ खड़ी हुई। बीबी जी आप खुद क्यों जा रही हैं? किसी मुलाजमा से कह दें। पुत्र मैंने खुद जाना पड़ेगा, कुछ और लिस्ट भी उठानी है। नजमा बेगम ने बड़े प्यार से कहा। अरे वाह लिस्ट, अम्मा तू तो सीख भी गई इतनी जल्दी। अम्मा तो इस कुड़ी नूं अपनी स्तानी रख ले, कम अज़ कम बोलने का ढंग तो सिखा देगी। चौधरी हसीब नजमा बेगम पर तंज करने लगा। नजमा खामोशी से अपने कमरे में चली गई, पर वह जानती थी इनका खुदा के हसीब और चौधरी हयात की तरह तंजो नश्तर पर किस कदर दिल बर्दिश्ता हो जाती थी। इतनी अच्छी खतून का पुत्र इतना बदजुबान और बदतमीज़ कैसे हो सकता है? महरिश को तजस्सुस हुआ। चौधरी हसीब महरिश को अकेले देखकर इसके पास कर इसकी बची हुई लस्सी वाला गिलास उठाकर पीने लगा। महरिश को शदीद हैरत हुई चौधरी हसीब को अपनी जूठी लस्सी पीते हुए देखकर। ये सब देखकर अब तो वाकई हैरान और परेशान हो गई थी। चौधरी हसीब ने एक ही सांस में लस्सी पीकर गिलास बेस पर पटकने के अंदाज में रखा। महरिश अजीब नज़रों से चौधरी हसीब को देखने लगी। चल बता कब मेरी अम्मा की सतानी बन रही है? चौधरी हसीब ने महरिश के करीब होते हुए इससे पूछा। आस्तानी किस वास्ते? महरिश अपने और हसीब के दरमियान फासला रखने की खातिर पीछे हटने लगी कि हसीब ने इसकी ये कोशिश नाकाम कर दी, और इसकी जानिब झुकते हुए खमार लूत लहजे में फिर से पूछने लगा। बताया नहीं फिर तूने? क्या?
किस वास्ते? मैं जानती थी कि चौधरी हसीब किस लिए कह रहा है, फिर भी अनजान बनकर पूछने लगी। बोलने का ढंग सिखाने के वास्ते। बोलने का ढंग इनको खूब आता है, खामी तो उनमें कुछ और है। लो जी, मेरी अम्मा की एक और खामी भी दरियाफ्त होगी। पूछेगी नहीं कौन सी? चल बता दे कौन सी खामी। इनकी तरबियत काफ़ी ख़राब निकली। ये कहते हुए महरिश ने हसीब को धक्का दिया और भागने के लिए उठी कि हसीब ने एक जोरदार कहका लगाकर इसका हाथ थामा और दोबारा अपनी जानिब खींचा। हाँ हाँ, चल फिर मेरी उस्तानी बन जा, मुझे तमीज़ भी सिखा देना। और चौधरी हसीब ने गहरी नज़रों से महर को देखा। महर पुत्र नजमा बेगम लाउंज में दाखिल हुई। अम्मा बेगम को भी अभी टपकना था। चौधरी हसीब नजमा को देखकर बड़बड़ाया और वापस फौरन से अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। पुत्र देख, एक लिस्ट मेरे मैके वालों की होगी, एक सहेलियों की और एक कुछ जान पहचान के लोगों की। इन सब लोगों की एक लिस्ट बना दे। नजमा ने 3 लिस्टें महरिश को थमाई थी। जी अच्छा बीबी। महरिश ने 3 लिस्टों को एक कागज़ पर लिखना शुरू किया, जिसमें इसको काफ़ी वक्त लग गया। इस दौरान भी चौधरी हसीब की नज़रें महरिश पर मरकूज रहीं। महरिश को चौधरी हसीब की नज़रों से अजीब उलझन महसूस हो रही थी। लिस्ट खत्म होते ही महरिश ने अपने अब्बा की तबीयत का बहाना किया और वहाँ से जाने वाली थी। घर पहुँचकर महरिश ने सुकून का जाने वाली की सॉरी घर पहुंचकर महरिश ने सुकून का सांस लिया और अहद किया कि कल लिया कि अब वो इस दोबारा हवेली कदम नहीं रखेगी। महरिश रात भर बहाने सोचती रही हवेली ना जाने के, और हवेली में चौधरी हसीब अपने बिस्तर पर करवट ले रहा था और इस तारीख रात के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। यार कभी ये रात ख़त्म होगी और मैं सवेरे अपनी महरिश का दीदार करूँगा। डूब के मर जाओ। हसीब को गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर महर का सुबह का रवैया याद आ गया। इसका एकदम से खौफ से कांपना और अगले ही लम्हे गुस्से से तमतमाना। अब वो महरिश के ख्यालों में खोया मुस्कुरा रहा था और रात आहिस्ता आहिस्ता कट रही थी। पल पल मेरे महबूब का हुस्न अता बदलना, मेरी जान ना ले जाए रुख यार का बदलना। अगले दिन अल्लाह की डांट और बेहद इसरार पर भी महरिश ने हवेली जाने से इनकार कर दिया, तो मजबूरन अल्लाह को हवेली जाना पड़ा चौधरी से माजरत करने। लेकिन डेरे पर चौधरी हयात की जगह चौधरी हसीब मौजूद थे। सलाम छोटे चौधरी। अल्लाह ने अदब से चौधरी हसीब को सलाम किया। वालेकुम सलाम। आओ चचा बैठो। चौधरी हसीब अल्लाह से महरिश की वजह से अच्छे रवैये से पेश आ रहा था, वरना नौकरों और मुंशियों को वो अपनी जूती की नोक पर रखता था। चौधरी साहब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अल्लाह ने सर झुकाकर कहा, शर्मिंदा क्यों? की हुआ चाचा, सब ठीक थे ना? चौधरी हसीब फौरन समझ गया कि बात महरिश के मतलब है, वो मेरी बेटी अब हवेली नहीं आएगी। अल्लाह ने झिझकते हुए कहा, की मतलब नहीं आएगी? चौधरी हसीब को धचका लगा। और छोटे चौधरी जी, और मैनू कहती है कि मैनू आगे पढ़ना है, किताबें भी ले चुकी है, इसलिए हवेली नहीं आ सकती। अल्लाह ने बहाना किया, लो जी 1 महीने में केड़ा दुनिया की हर डिग्री हासिल कर लेगी। चौधरी हसीब ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, क्योंकि वो महर के ना आने की वजह खूब समझ चुका था, क्योंकि वजह तो वो खुद था। अल्लाह खामोश रहा, इसके पास कोई जवाब नहीं था। मेरी मासूम अम्मा बस एक ही दिन विच तेरी बेटी के गीत गा रही हैं और इसने तो अम्मा के पास आने से इनकार कर दिया। और एक मेरी मासूम माँ है जो तेरी धी को अपनी धी समझ बैठी और बेफिक्र सी हो गई। चौधरी हसीब बात बनाने लगा। जी अल्लाह ने हैरत ज़दा हुआ, क्योंकि ये वही चौधरी थे जिन्होंने कभी अपने किसी खास मुलाजिम को भी तवज्जो नहीं दी थी। होगी मेरी अम्मा आज नाश्ते पर हमसे बोली, कोई गल नहीं, मेरी अपनी कोई धी नहीं है, अल्लाह ने मुझे महरिश दे रूप विच बेटी नवासी है। लेकिन ये गल 1000% सच्ची है कि अपना खून अपना हुंदा है, हुंदा पराए नूं जितना मर्जी प्यार और इज्जत दे दो, वो कभी वफा नहीं करता। चौधरी हसीब अल्लाह को जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने लगा। ना छोटे चौधरी, ऐसी तो कोई गल नहीं है, मेरी धी रानी नूं भी रिश्तों की बहुत तमीज़ है। बस जी वो ज़रा भोली है। महरिश आज ही आएगी, बीबी जी की खिदमत में हाजिर होगी, तुसी फिक्र ही ना करो जी। अल्लाह चौधरी हसीब की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। चौधरी हसीब बेज़ाहिर नाराज़गी जाहिर करने लगा, लेकिन दिल में बहुत खुश था। ऐसे होता है जब हम किसी नज़रों में ना ऊपर उठने की कोशिश करते हैं ना, चाहे दाव पे कुछ भी लगा देते हैं। महर फ़ौरन हवेली जा, बीबी जी ने तुझे बुलवाया है। अल्लाह ने घर दाखिल होते हुए महरिश को हुक्म दिया। हैं अब्बा, आप तो इनसे बात करने गए थे ना, उल्टा मुझे वहाँ भेजने के इंतज़ाम करके आए हैं। महरिश रोंदी शक्ल बना के बोली, पुत्र बीबी जी तुझे अपनी धी समझती है और तू इनके साथ ऐसा कर रही है। धी? हाँ, वो कह रही थी अल्लाह ने मुझे महरिश के रूप में बेटी नवाजी है। ऐसा कहा उन्होंने। महरिश की खुशी और हैरत के मिले जुले तासरात थे। इस मासूम ने कहा, माँ की मोहब्बत को देखा था और यूँ अगर इसे कोई अपनी बेटी का दर्जा देता है, ये तो इसके लिए हैरत का मुकाम ही तो था। हाँ, कमली कदर कर इनकी, जा इनके पास। अल्लाह ने मसरत अमेज़ लहजे में कहा। कुछ देर सोचने नजमा बेगम की मोहब्बत और शफकत अमेज़ लहजे को याद करते वो दिली तौर पर राज़ी हो गई थी। ठीक है अब्बा, मैं जाती हूँ। वैसे बीबी जी खुद बहुत अच्छी हैं, इनमें कोई अमीरों वाला नखरा नहीं है, लेकिन इनका वो पुत्र। महर बात करते फ़ौरन खामोश होगी। पुत्र क्या महर? कुछ नहीं अब्बा। महर तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? अल्लाह को शक सा गुजरा जिससे वो कुछ छुपा गई हो जैसे। नहीं अब्बा, महरिश ने अपने अब्बा को चौधरी हसीब के बारे में बताना मुनासिब न समझा। चल अच्छा फिर सही है, जाने की तैयारी कर। अल्लाह ने हुक्म दिया। जी
महरिश ने कपड़े बदले, आंखों में काजल भरा जो इसका मामूल था। सर पर दुपट्टा करके गुलशन के घर पहुंची। गुलशन बिगड़े हुए मुंह बनाकर अपनी अम्मा से जबरदस्ती सर में तेल लगवा रही थी। गुलशन महरिश को आते देखकर बहुत खुश हुई और इसका हाथ जोड़कर इशारे से बोली, अम्मा से मेरी जान छुड़वाओ। इसका ये अंदाज ऐसा था कि लगता था कैदी जेल से भागते हुए फिर से पकड़ा गया। महरिश को गुलशन देखकर बहुत सही, लेकिन अपनी हिस्सी को दबाकर गुलशन की अम्मा के पास गई। सलाम चाची। वालेकुम सलाम। गुलशन की अम्मा ने महरिश को देखा। चाची की हाल है? महरिश ने गुलशन की अम्मी से पूछा। ठीक है पुत्र, आ जा महर, मेरे कोल बैठ। वो महरिश को देखकर बहुत खुश हुई थी। गुलशन की अम्मा ने गुलशन को अपनी गिरफ्त से साथ कर महरिश को अपने पास बिठाया। महरिश समझ गई कि चाची क्यों उसको अपने पास बिठा रही है। महर वो तो इस दिन अधूरी गल छोड़ गई थी ना, आज इस गल नूं पूरा ते कर दी। गल महरिश जानबूझकर अनजान बनने लगी। वो मेरी खूबसूरती दी गल कि पूरे पिंड विच चर्चे है मेरे हुसन दे। गुलशन की अम्मा ने ऐसे शर्मा कर कहा जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। गुलशन और महरिश एक दूसरे की जान देकर दबी दबी से हंसने लगे। शुरू हो जा। गुलशन ने महरिश को आंख मारी। चाची मेरी सहेली है ना शाफिया, इसकी अम्मा बहनें भरजाइयाँ सारा खानदान आपसे बहुत जलता है। हर वक्त एक दूसरे को तसल्ली देती हैं कि रीमा इतनी भी खूबसूरत नहीं है जितना लोग इसकी तारीफ करते हैं। ये हाँ, आग लगे इनको। जितना लोग मेरी तारीफ करते हैं मैं इससे भी ज्यादा हसीन और जमील हूँ। हाँ नहीं तो। गुलशन की अम्मा ने कर कहा, और की बिल्कुल ऐसा ही है चाची, तुसी तो असल रीमा की तरह हसीन हो। महरिश अपनी हंसी दबा कर कहा। गुलशन के अब्बा भी यही कहते हैं। गुलशन की अम्मा शर्माने लगी। गुलशन अपनी माँ के पीछे चुप कर हंसने लगी, लेकिन मुंह पर अपना हाथ इस तरह से रखा कि आवाज़ की अम्मा तक ना जाए। पुत्र होर भी किस्से सुना ना मेरे हुसन के, होर सुना की कहते लोग मेरे बारे विच। गुलशन की अम्मा महरिश का हाथ पकड़ कर बैठते जस्सू से कहा, चाची और फिर कभी तफसील नाल दसांगी, आज तो देर हो रही है, बीबी जी के पास जाना है, और कभी फिर तफसील से बताऊंगी, अभी तो देर हो रही है। तू जा, तो इजाज़त दे तो गुलशन को लेती जा साथ। महरिश ने लजाजत से कहा। हाँ हाँ ज़रूर ले जा, कुछ देर तो सुकून होगा घर में। गुलशन की अम्मा गुलशन को देखकर तंज करने लगी। ये तो साड़ी मामा दा हाल है। कोई नहीं, बहुत जल्द मैं ससुराल चली जाऊंगी और फिर कभी तुझे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगी। गुलशन तार से कपड़े उतार कर इस्त्री करने लगी। अच्छा मैं तो तरस जाऊंगी हूर परी को देखने के वास्ते, इतनी तू हसीन, जरा जो ये कुड़ी मेरे पर गई हो। गुलशन की माँ ने मुंह बनाकर कहा। अच्छा वैसी भी नहीं कि मैं कोजी हूँ। गुलशन कपड़े इस्त्री करते हुए मुंह बनाकर मगर अकड़ कर बोली, हाय सदके ना जाऊँ तेरे। जा गुलशन शीशा देख, रोज देखती हूँ, फिर खुद नू भी देख के डर नहीं लगता। तुसी खुद को समझते क्या हो, दसना जरा। गुलशन ने गुस्से से पूछा। कौन? मैं ता रानी। हाँ रानी। गुलशन के माँ दाएं करने लगी। रानी ऐसी होती है? गुलशन मुंह में बड़बड़ाई। गुलशन की तैयारी करने दो, दोनों माँ बेटी की जंग शुरू हो रही। गुलशन तैयार होकर बड़बड़ाती बाहर निकली। महरिश जल्दी से इसको घर से बाहर खींच कर ले गई। गुल यार बस कर दे। महरिश गुलशन का गुस्सा ठंडा करने लगी। शुक्र है महर तुम मिनू रानी साहबा के जाल से आजाद करवा आई। गुलशन ने ठंडी सांस ली। छड़ना इनका मिजाज ऐसा है, तू नाराज ना होया कर, वो तुझसे प्यार भी करती हैं, बस तुझ तक ही तो है इनकी दुनिया, तू ही तो है, तू ही सहेली है। महरिश ने प्यार से गुलशन को समझाया। महरिश और गुलशन हवेली पहुंची। सलाम बीबी जी। महरिश ने नजमा को सलाम किया जो किचन में खाना बनाने में मसरूफ थी। वालेकुम सलाम। पुत्र महर आज इतनी देर से आई है, दोपहर हो चुकी है, खैर ते है पुत्र, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नजमा बेगम ने फिक्रमंदी से पूछा। जी वो घर में कुछ काम था। महरिश ने बहाना किया पर इस बात की जैसे महर की नज़दीक तस्दीक होगी। ठीक है, नजमा बेगम से बेटी समझती है। कोई गल नहीं पुत्र, जा लाउंज विच बैठ जा, नजमा बेगम ने प्यार से कहा। महरिश को नजमा बेगम का मोहब्बत भरा अंदाज़ गुफ्तगू बहुत पसंद था। वो जैसे इनमें अपनी माँ को ढूंढने लगी थी। मैं थोड़ी मदद करावां बीबी जी? मैं आपकी मदद करूं? ना पुत्र, खाना बस तैयार है, तू जा अपनी सहेली के साथ गपशप कर, बस मेरा हिसाब किताब लिखने पढ़ने वाले मामले में मदद कर दिया कर, बाकी सब मैं कर लांगी। सॉरी, यही मतलब है इसका भी, गुम हो गया मुझसे, मिल गया जी। अच्छा। महरिश और गुलशन लाउंज में जाकर बैठे। महर बीबी जी कितनी अच्छी है ना? गुलशन ने महर से कहा। हाँ बहुत, लेकिन बेचारी के शौहर और वह मगरूर पुत्र इनकी जरा इज्जत नहीं करते। क्यों? बस बेचारी सीधी सादी है ना, इस वास्ते। और कुछ लोगों को चंगे लोग रास नहीं होते। कितनी है तू, कहाँ लोगों को अच्छे लोग रास आते हैं, कुछ लोगों को। महरिश और गुलशन बातों में लगी थी कि चौधरी हसीब अपने कमरे से बाहर आया, नीचे आने लगा, लेकिन अचानक इसकी नज़र महरिश पर पड़ी और खुशी से इसको तकने लगा। अचानक इसके शैतानी दिमाग में एक फतूर ने जन्म लिया और वापस अपने कमरे में चला गया और अपने एक मुलाजिम को फ़ोन किया।
मुलाजिम नजमा के पास आया और कहा, बीबी जी छोटे साहब ने हुक्म दिया है मेरे कमरे में खाना किसी मुलाजमा के हाथ ना भेजिएगा, खुद लेकर जाइएगा। वो किसी मुलाजिम के हाथ से खाना नहीं लेंगे। हैं, एक ही गल हुई। खाना तैयार होने के बाद नजमा ट्रे लेकर ऊपर हसीब के कमरे में जाने लगी तो महरिश ने इनको आवाज़ दी, बीबी जी कहाँ जा रही हैं पुत्र हसीब नू खाना देने के वास्ते। अरे तुसी कैसे इतना वजनी ट्रे लेकर जाओगे? क्या उसमें साला में सारा कुछ रख दिया था? वैसे ज़्यादा वजनी नहीं है, मैं लेकर चली जाऊंगी। हसीब ने कहा है किसी मुलाजिम के हाथ से खाना नहीं लेगा, ऐसा ही है, मर्जी में जो आए करता है। वजह से तावीलें देने लगी कि कहीं आप दे दें, मैं ले जाती हूँ। महरिश ने ज़बरदस्ती नजमा के हाथ से ट्रे ले लिया और सीढ़ियाँ चलती ऊपर जाने लगी। मगरूर चौधरी समझता कि ये खुद नू इसकी माँ इसको खुद खाना देने जाए, माँ को तो मुलाजमा समझ रखा है। महरिश मुंह में बड़बड़ाने लगी। महरिश ने चौधरी हसीब के कमरे के बाहर दस्तक दी। आ जाओ। इजाज़त मिली तो महरिश खाना लेकर अंदर गई। ओए होए, आज तो दिन में चांद का दीदार हो गया। चौधरी हसीब महरिश को देखकर खुशी में बोला। महरिश खामोशी से खाना रख के वापस जाने लगी तो चौधरी हसीब ने भाग कर इसका रास्ता रोक दिया और बड़े गंभीर लहजे में कहा, रुक तो सही, ख्वाबों में वेख के थक चुका हूँ, असल में तो अपना दीदार करने दे। चौधरी हसीब प्यार से महरिश को देखने लगा। इसके तो जैसे 14 तबक रोशन हो गए हों। महरिश ने चौधरी हसीब को खुद को ऐसे तकते देखा तो उसको कोफत महसूस हुई। मेरे रास्ते से हटे। महरिश चिढ़ कर बोली, अच्छा एक गल बता, मैंने तेरे पैसे देने हैं? चौधरी हसीब ने महरिश से पूछा कि महरिश हैरत से हसीब को देखने लगी। हाँ तो और की, तू इतना चिढ़ती क्यों है मेरे से, जैसे मैंने तुझसे उधार लिया हो? हसीब की बातें से बेतुकी सी लगी तो उलझ कर कहा, हटे मैनू जाने दे। मेरी अखा विच ओके, अखा मतलब आंखें विच तुझे जरा भी मोहब्बत नजर नहीं आती? अखा विच मोहब्बत कैसे नजर आ सकती है? वो तो बस मतलब लाइक ना, चलो देखने से नजर आ सकती है, ये बहुत अच्छे तरीके से दिखाओ फिर बंदा फील करे। मुझे तो यहाँ कुछ भी नहीं लग रहा। चौधरी हसीब हवस ज़रूर लग रही है। चौधरी हसीब महरिश का बाजू मजबूती से पकड़कर गुस्से से कहा, जैसे इसे ज़बरदस्ती यकीन दिलाना चाहता हूँ। महरिश चौधरी हसीब के चेहरे के तासरा देखकर घबरा कर रोने लगी। महरो नी देख, ठीक है, रो मत जा। चौधरी हसीब ने महरिश को रोते देख कर इसका बाजू छोड़ दिया, रास्ते से हट गया। महरिश जल्दी से भागकर कमरे से बाहर निकल आई। महरिश ने अपने आंसू पोंछे और नीचे आई, लेकिन इसका दिल जैसे सीने से बाहर आने को था। ऐसे कभी किसी ने बात भी तो नहीं की थी इससे। बीबी जी बस ना पूछे, मेरी अम्मा को सारा दिन 2 ही काम होते हैं, एक हमें लड़ना और मारना, दूसरा अपनी तारीफ के पुल बंधवाना, और भी ज़बरदस्ती के। हर वेले फिल्में देखती रहती है और फिर कहती है मैं तो इस हीरोइन से ज़्यादा खूबसूरत हूँ। नहीं, इससे ज़्यादा है की दसा। गुलशन नजमा से बातों में लगी थी। महरिश दे आई खाना हसीब को। नजमा ने महरिश को आते देख तो प्यार से पूछा, जी बीबी जी, चल आजा बैठ, मैं तेरा इंतज़ार कर रही थी। रो की मेरी और लड़कियों की रोटी ले आ। लेकिन उसने मुलाजमा को बुलाया। नजमा बेगम ने मुलाजमा को आवाज़ दी, रोक की, उसका नाम कैसा अजीब है। महरिश बड़ी खामोशी से सोफे पर बैठ गई। वो अभी तक हसीब की बातों के हिसार से नहीं निकल पाई थी। मेरी अखियाँ में तेन जरा मेरी मोहब्बत नज़र नहीं आती? महरिश के कानों में चौधरी हसीब की ये मुसलसल बात गूंज रही थी। हाँ भाई, गुलशन की दस रही सी तू? नजमा लुत्फानंदोज़ हो रही थी गुलशन की बातों से। बस बीबी जी की दसा, असी सारे बहन भाई तंग है अम्मा से, गुलशन ने दुखी से लहजे में कहा, पर शक्ल पर शरारत के आसार भी नुमाया थे। गुलशन की बातें सुनकर नजमा बेगम हंसने लगी। अच्छा, कितने बहन भाई हैं तेरे? मेरे 2 भाई हैं, बहुत छोटे हैं मुझसे, मदरसे में पढ़ते हैं, रहते ही नहीं बातों के दौरान मुलाजमा खाना ले आई। रोकी मासी, हमारी रोटी थल्ले रख दे, हम थल्ले बैठ के खाएंगे। गुलशन ने मुलाजमा से कहा। आजा महर, थल्ले कालीन पर बैठे। थल्ले मतलब नीचे, ठीक है, गुलशन ने महरिश से कहा। पर महरिश गहरी सोच में डूबी चौधरी हसीब के बारे में सोच रही थी। महर की होया, किन सोचों में गुम है तू? गुलशन ने इसको सोचों में डूबे देखकर हिलाया। की होया? महरिश अचानक से चौंकी। पुत्र की होया, तबीयत ठीक है ना तेरी? कित्थे गुम है तू? नजमा बेगम ने हैरत से पूछा। जी बीबी जी, वो मैं अब्बा के बारे में सोच रही थी कि उन्होंने खाना खाया होगा, फिर दुआएं भी वक्त पर खानी होती है ना। महरिश ने बात बनाई। अच्छा सही सदके जावा, कितना ख्याल है तुझे अपने अब्बा का। और गुलशन तेरी माँ से मिलना पड़ेगा। महरिश की माँ को तो मैंने देखा था, बहुत खूबसूरत थी। महर सारी की सारी अपनी माँ पर गई है। नजमा ने बड़ी मोहब्बत से दोनों को देखते हुए कहा। मुझे इनकी सूरत याद नहीं है, मैं बहुत छोटी थी जब मेरी अम्मा फोत हुई थी। महरिश अपने आंसू जब्त करके बोली। महरिश, जब तेरी माँ फोत हुई तो तू सिर्फ हाँ, अभी सलसला आया है, अल्लाह पाक रहम करे। तू तो बहुत छोटी थी, पर ये बता किसने तुझे संभाला था? नजमा बेगम ने महर को बचपन के बाद अब देखा तो एक सवाल जो इनके दिल में इसे देख कर आता
मेरी फूफी मेरे लिए मेरी माँ से भी बढ़कर है। पढ़ी लिखी थी इसलिए बहुत अच्छे रिश्ते आए, लेकिन उन्होंने मेरे वास्ते शादी नहीं की। जब मैं 12 साल की हुई तो उन्होंने मेरे और अब्बा के मजबूर करने पर शादी की। महरिश जज्बाती होकर बताने लगी। अच्छा, तो अब तेरी फूफी अपने घर में खुश है? कहाँ शादी हुई है इसकी? नजमा बेगम ने पूछा। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है, गैरों में शादी हुई थी। उखाड़ा सॉरी रहती हैं। फूफा जी मास्टर हैं, सरकारी कॉलेज में पढ़ाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चे कितने हैं? इनकी औलाद नहीं है, बहुत इलाज किया फिर भी औलाद नहीं हुई। महरिश ने रंजीदा होकर कहा। इसके शोहर ने और ब्याह नहीं किया? ना बीबी जी, वो फूफी से बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा, फिर तो वो बड़ी खुशनसीब है, नजमा ने हसरत से कहा। बातों बातों में नजमा, महरिश और गुलशन ने खाना खा लिया। रोकी ट्रे ले जा। नजमा ने मुलाजमा को आवाज़ लगाई। रूकी बर्तन उठाने आई तो महरिश और गुलशन से पूछा, बर्तन चुकला फारिग है? हम खुद रख देते हैं, महरिश बोली। महरिश और गुलशन जब बर्तन किचन में रखकर वापस आई तो सामने चौधरी हसीब लाउंज में नजमा बेगम के सामने वाले सोफे पर बैठा था। महरिश इसको सामने देखते ही चौंक गई। बीबी जी, और कोई काम है? नहीं, कोई काम नहीं है पुत्र, सानू इजाजत नहीं। चौधरी हसीब ने फौरन जवाब दिया। महरिश और गुलशन हैरत ज़दा हुई। अम्मा, परसों घर विच मिलाद है, इसकी कोई तैयारी नहीं करनी? परसों मिलाद है? चौधरी साहब ने तो कहा था अगले हफ्ते है। नजमा बेगम हैरान हुई। अब चौधरी साहब का फोन आया, कहा है परसों मिलाद है। वही बताने थल्ले आया। तैयारियां नू लगो। थल्ले मतलब नीचे। इतना कम टाइम पड़ा है। टाइम लिखा है इधर, मतलब लाइक टाइम नहीं बोलते पंजाबी में, टाइम बोलते हैं। हाँ, टाइम की टाइम टाइम नहीं बोलते, मैं तो टाइम बोलती हूँ। शायद छोटे होते हम भी टाइम ही बोलते थे। इतनी सारी तैयारियां करनी है। नजमा बुखला के। बीबी जी परेशान ना हो, सब वक्त पर हो जाएगा। महरिश नजमा बेगम को तसल्ली देने लगी। रोकी, सबको, रूबी, मोनी, सब जल्दी आओ। नजमा ने हवेली में मौजूद सब मुलाजमा को बुलाया। जी बीबी जी, सब अपने काम छोड़कर भागती हुई आई। परसों मिलाद है। रुकी, तू जा सब इस पास के रिश्तों के घर बुलावा दे आ। बाकी जो दूर रहते हैं इनको फ़ोन पर बुलावा दे दूंगी। रूबी, तू जा कलम और कागज़ ले आ। ज़ुक्को मोनी, तुम सारी सफाई को लगो, पूरे घर ते पंखे साफ करो, कालीन ते मशीन फेरो। देखो जहाँ भी कोई जाले नजर आए इसको उतारो। बाकी सफाई कल करवा दांगी। अभी ये सब करो। बीबी जी कलम और कागज़। रूबी कलम और कागज़ ले। रूबी तो ड्राइवर के साथ जा फातिमा बीबी के घर। इनको परसों का परसों 8:30 घर में लाद पड़ना है। अम्मा, इनको फ़ोन कर दें। हसीब ने कहा। फ़ोन नहीं है पुत्र इनके पास, इनके शोहर इनको फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं देते। जल्दी जा तो रूबी। जी। रूबी जाने लगी। महरिश, ले कलम और कागज़ और लिखना शुरू कर पुत्र। जी। महरिश ने कलम और कागज़ हाथों में थामा। दरूद पाक दी छोटी किताबें नजराने के वास्ते, जिनमें सारी दरूद सारी दरूद लिखे हूँ, और 500 गजरे, सौंफ, ये पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। महरिश सब लिखती जा रही थी। अचानक से गुलशन की नज़र चौधरी हसीब पर पड़ी, जिसकी नज़रें महरिश पर मरकूज थी। गुलशन काफ़ी देर से चौधरी हसीब को घूरती रही। अपनी माँ के पकाने पर पल के लिए अपनी नज़रों का रुख अपनी माँ की जानिब मोड़ता, लेकिन दोबारा से नज़रें महरिश पर कर लेता है, जैसे इसे दुनिया में महर को देखने के अलावा और कोई काम ही नहीं। बीबी जी और कुछ? महरिश ने नजमा में उनके लगातार बोलने के बाद सोचते हुए पूछा। नहीं, लिस्ट तैयार हो गई है, हुण मैनू खुद बाजार जाना पड़ेगा इन सब का ऑर्डर देने। महरिश तो अभी घर चली जा, सवेरे सवेरे आ जाना। जी ठीक है, खुदा हाफिज़। महरिश और गुलशन जाने लगी। महरिश को जाते देखकर चौधरी हसीब भी उठकर डेरे पर चला गया। महरे कल कहूँ। घर जाते हुए गुलशन महरिश से बोली। एक तो शीन के बाद शीन बेड़ा गर्क करने के लिए आता है। लगता है छोटा चौधरी तुझ पर लट्टू हो गया है, मुसलसल तुझे देखी जा रहा था। गुलशन ने महर को ऐसे बताया जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो। लट्टू हो पर की फर्क पैंदा है? हमारा इनका क्या जोड़? जिस तरह दीवानों जैसा वो तुझे देख रहा था ना, मैनू तो लगता है वो तुझसे मोहब्बत करता है और ब्याह भी करेगा। गुलशन ने बड़े जोश से कहा। महरिश को ये सुनते ही अजीब अजीब सी खुशी हुई। महरिश, तुझसे इजहार नहीं किया चौधरी ने अपनी मोहब्बत का? महरिश को सामने से कोई आता नजर आया। गुल, चुप कर, सामने चाचा अजीम आ रहे हैं, सुनना ले। तू कल आएगी हवेली? चल लेती जाना, वरना रानी साहिबा को झेलना पड़ेगा। चल ठीक है। गुलशन और महरिश अपने अपने घर चली गई। पूरी रात महरिश चौधरी हसीब के बारे में सोचती रही। क्या वाकई गुल सही कह रही थी? हसीब मुझसे मोहब्बत करता है और ब्याह भी करेगा, लेकिन इसका तो ब्याह अब हो रहा है, फिर वो मुझसे ब्याह कैसे करेगा? महरिश की नहीं सोचों में गुम आंख लग गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फजर की अजान की आवाज़ से महरिश की आंख खुली। इसने वजू किया, फजर की नमाज़ पढ़ी और हस्बे ममूल कामों में लग गई। कुछ घंटों बाद गुलशन महरिश के घर आन पहुंची है। दोनों हवेली जाने के लिए रवाना हुई। हवेली पहुंची तो नजमा बेगम से हिंद हलवाने में मसरूफ थे। सलाम बीबी जी। महरिश और गुलशन ने सलाम किया। वालेकुम सलाम पुत्र। महर, शुक्र है तू आ गई। मेरे कमरे में बहुत सारी पर्चियाँ पड़ी हैं,
बिल है सामान के, जा इन सबको अलग अलग पर्चियों पर लिख कर दराज विच पैसे पड़े हैं वो लिफाफे में डाल देना पर्ची के साथ। नजमा बेगम ने कहा। जी। महरिश अंदर नजमा बेगम के कमरे में चली गई और गुलशन नजमा के पास रुक गई। छोटे चौधरी वो कुड़ी आ गई है। चौधरी हसीब के जासूस ने इसको खबर दी। अच्छा कहाँ है अब? हसीब ने फौरन पूछा। बीबी जी के कमरे विच जा रही है। साथ दूसरी कुड़ी भी है? जी वो साथ है लेकिन वो बाहर बीबी जी के पास खड़ी है। अच्छा बहुत खूब। चौधरी हसीब मुस्कुराते उठा, संगार में इसके सामने खड़े होकर बालों पर ब्रश फेरा और परफ्यूम छिटका और नजमा बेगम के कमरे की तरफ चल पड़ा। चौधरी हसीब ने दरवाजा खोलकर अंदर झांका तो महरिश अपने कमरे में मसरूफ थी। चौधरी हसीब काफी देर महरिश को देखता रहा, फिर आहिस्ता दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर महरिश ने दरवाजे की जानिब देखा। इजाज़त हो तो अंदर आ जाओ, चौधरी हसीब ने बड़ी तहजीब से कहा। तू जिद्दा सानू पता ही नहीं होंदा तेरा। महरिश खामोश रही लेकिन इसको चौधरी हसीब का ये अंदाज अच्छा लगा। चौधरी हसीब महरिश को खामोश देकर खुद ही अंदर आया, दरवाजे को कुंडी लगा दी। इस बार महरिश घबरा गई। डर क्यों रही हो? मैं जिन थोड़ी हूँ जो तुझे खा जाऊंगा। चौधरी हसीब महरिश के साथ सोफे पर बैठ गया और महरिश को मोहब्बत से तकने लगा। क्या चाहते हैं आप? तुझे? चौधरी हसीब मुस्कुराया। आप क्यों मुझे बदनाम करने पर तुले हैं? महरिश गुस्से से उठकर जाने लगी। महरिश चौधरी हसीब ने गुस्से से को बाजू से खींच कर अपने करीब किया। तेरे अंदर दिल है या पत्थर? मेरी मोहब्बत क्यों नजर नहीं आती तुझे? पहली नज़र विच तेनू दिल विच बसा बैठा। तेनू पता है मैं पूरी रात नहीं सो सकिया। सवेरे होने का इंतज़ार करता हूँ। कभी सवेर होगी तू आएगी, तुझे देखूंगा। लेकिन मेरी मोहब्बत से तो मैडम जी की बदनामी हो रही है। चौधरी हसीब की आंखों से आंसू निकला। है पक्का कुछ पाया होना अक्खा च, वही निकल गया। महरिश ने हैरत से चौधरी हसीब को देखा। एक गाली याद रखी, तुझे बदनाम नहीं होने दूंगा, ब्याह करूंगा तुझसे। चौधरी हसीब आंसू साफ करते हुए बाहर चला गया। महरिश को हैरत में डूबा छोड़कर चला गया। चौधरी हसीब की बातें महक के कानों में गूंज रही थी। महरिश का पूरा दिन बेचैनी में गुजरा। पूरा दिन चौधरी हसीब महरिश के सामने ना आया। चौधरी हसीब के आंसू से महरिश के दिल में इसके लिए नरम गोशे और जज्बात ने जन्म लिया। बेवकूफ लड़कियां। अगले दिन महरिश और गुलशन हवेली पहुंची। मिलाद की तैयारियां शुरू थी। महरिश की नजरें चौधरी हसीब को तलाश कर रही थी पर वो तो कहीं था ही नहीं। महरिश ये गजरे थाल में सजा के रख दे, फिर मिलाद शुरू होने के बाद मेहमाना विच बांट दिया। नजमा बेगम ने महरिश को समझाया। जी। महरिश थाल में गजरे रखने लगी। अम्मा सब तैयारियां होगी, मेहमानों के आने का वक्त हो चुका है। चौधरी हसीब ने पूछा। हाँ पुत्र सब तैयारियां होगी। नजमा बेगम ने प्यार से बेटे को देखते हुए कहा। चौधरी हसीब की नजर महरिश पर पड़ी। इसके पास गया। चौधरी हसीब ने अपना गला खंगारा। महरिश चौधरी हसीब की जानिब मुतवज्जा हुई। महरिश शुक्र है तू आ गई, मुझे लगा था तू नाराज हो गई है। चौधरी हसीब की आंखों से मोहब्बत छलक रही थी। महरिश जवाबन मुस्कुराई। हसीब पुत्र तेरी फुप्पो आ गई है, आजा मिल ले। नजमा बेगम ने हसीब को पुकारा। आया। चौधरी हसीब मुस्कुरा कर जाने लगा। हंसी तो फंसी। चौधरी हसीब खुशी से सोचने लगा यानी अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सलाम फूफी। चौधरी हसीब जमीला से मिला। फूफी सदके की हाल चाल है मेरे जवान दा। जमीला चौधरी हसीब का माथा चूमने लगी। अल्लाह ये मेरी माँ और मेरी बहन, इतना ऊंची कौन बोलता है यार। मैं ठीक ठाक, तुसी सुनाओ? बस पुत्र बड़ी बीमार आ, शुगर ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रोल। इधर गलत तरीके में भी गलती पढ़ने लगी थी। लगता सारी बीमारियां मैनू लग गई ने। जमीला बेगम अपने दुखड़े सुनाने लगी। ओए होए फुफी ख्याल रख अपना, मेरी शादी ना बढ़ जाए। चौधरी हसीब जमीला बेगम को छेड़ा। शैतान जरा नहीं बदला तू। जमीला बेगम ने हंसते हुए चौधरी हसीब के कान मरोड़े। महरिश दूर से इनको देख रही थी और चौधरी हसीब भी महरिश की जानिब देख रहा था, लेकिन महरिश तक इनकी गुफ्तगू की आवाज़ नहीं जा रही थी। फुफी तुसी बैठो, मैं जरा पकवान नू वेख लूं। चौधरी हसीब ने जमीला बेगम से कहा। ओए शीदे सुन, जरा बाजार जा कोई अच्छा सा पर सस्ता सा जोड़ा चूड़ियां, हार और झुमके लेकर आ महरिश के वास्ते। नाप का तो अंदाजा हो जाएगा ना तुझे? चौधरी हसीब ने शीदे को हदायत देते हुए कहा। अच्छा सा लेकिन सस्ता सा। पता नहीं ये लड़कियां ऐसे कैसे फंस जाती हैं। जी मैं अपनी घरवाली को साथ लेकर जाऊंगा, वो भी महरिश जैसी पतली और लंबी है। शीदे ने फौरन से कहा। चल फिर जल्दी जा। जमीला बाजी हमारी बेटी कैसी है, इसको क्यों नहीं लाए? नजमा बेगम ने जमीला बेगम से कहा। भाभी कमाल करती हो, तुसी शादी है कुछ दिन बाद और इसको इसके ससुराल साथ लेकर आती। जमीला बेगम नजमा बेगम का मजाक उड़ाते हुए कहा। जी तुसी सही कह रही हो। नजमा बेगम हमेशा की तरह चुकी मेहमानों की आमदरफ्त शुरू होने लगी। नजमा बेगम सबकी खुश दिली से आवभगत करने लगी। काफ़ी मेहमानों के आने के बाद मिलाद शुरू हो गया। महरिश मिलाद सुनने में मगन थी कि शीदे ने इसको बुलाया। महरिश तू है? हाँ जी। महर ने हैरान सा होकर कहा। तुझे तेरे अब्बा बुला रहे हैं। शीदा लोगों के सामने धीमी आवाज़ में बोला। अच्छा। महरिश उठकर गई तो शीदे इसको हवेली के बाहर अपने कमरे में ले गया। कहाँ है मेरा अब्बा? महरिश ने खाली कमरा देखकर घबराकर पूछा। महरिश ये चौधरी हसीब तेरे लिए लाए थे। शीदे ने महरिश को कपड़े, जूते, चूड़ियाँ, झुमके सब दिया। ये सब चौधरी हसीब लाए थे मेरे वास्ते? महरिश ने परेशान सा होकर कहा, पर वो खुश भी थी। हाँ छोटे चौधरी का हुक्म है तो जल्दी से ये सब पहनकर बाहर आ जा। शीदा बाहर चला गया। महरिश ने
कपड़े, जूते, झुमके, चूड़ियाँ सब कुछ पहना और हैरत से सोचने लगी, हसीब को मेरा नाप कैसे पता? हर चीज़ मेरे नाप की है। महरिश तैयार होकर सहन में चली गई जहाँ मिलाद पढ़ा जा रहा था। मिलाद खत्म हुआ तो सब मेहमान रुखसत होने लगे। शीदा मौका देखकर महरिश के पास आया, बोला, महरिश तेरे वास्ते चौधरी हसीब का एक पैगाम है कि। महरिश ने झट से पूछा, चौधरी साहब के तुझे अपने कमरे विच बुला रहे हैं। शीदा बोला, कमरे विच? महरिश घबराई और सबकी नज़रों से बच बचाकर चौधरी हसीब के कमरे में पहुंची। ओए होए, क्या चीज़ है तू यार, हर रंग तुझ पर जचता है। चौधरी हसीब महरिश को प्यार से देखकर कहा। महरिश के दिल की धड़कनें तेज हुई और शर्म से इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। तू खड़ी क्यों है? आजा बैठ। महरिश सोफे पर बैठ के सोई। ओफ अल्लाह, पता नहीं अब क्या होगा तेरे साथ, तू अकल से पैदल लड़की है। महरिश घबरा कर देखने लगी। चौधरी हसीब ने दरवाजे को कुंडी लगा दी। महरिश घबरा कर देखने लगी। घबराओ मत, कोई आना जाए इसलिए लगाई है। चौधरी हसीब महरिश के पास सोफे पर जा बैठा। हाय, इतना प्यारा कोई कैसे हो सकता है? तुम्हारे मुंह को छोड़ के बाकी सब पे लानत। मेकअप के बगैर भी तो क़यामत लग रही है। चौधरी हसीब दीवानों की तरह महरिश को देखने लगा। महरिश शर्माने लगी। ये कपड़े और ये सब चीज़ें पसंद आई तुझे? जी बहुत। मैंने कुछ झिझकते हुए कहा, हाय मीनू, बड़ा अरमान है तेरे लिए कोई महंगा सूट नहीं खरीद सका। दरअसल मेरे पास वक्त ही नहीं था, बस जो मिला उठा लाया। नहीं, ये बहुत खूबसूरत सूट है। महरिश ने फ़ौरन से कहा, सूट खूबसूरत नहीं है, बस तूने पहन कर इसको 4 चांद लगा दिए। महरिश खुशी से मुस्कुराने लगी। ये सोच इसके लिए बहुत खूबसूरत थी कि वो किसी के लिए इतनी है। मैं महरिश कितनी है तू? गुलशन ने नीचे से जोर से महरिश को आवाज़ दी थी। महरिश इसकी पुकार सुनकर घबरा कर उठ खड़ी हुई। महरिश, चौधरी हसीब भी उठ खड़ा हुआ। वो गुल मुझे ढूंढ रही है, मुझे जाना चाहिए। महरिश ने घबराए लहजे में कहा। इतनी जल्दी तो जा भी रही है? चौधरी हसीब ने मुंह बनाया। जी, कोई आ ही ना जाए। कल किस टाइम आएगी? हसीब ने बड़ी हसरत से पूछा। जिस टाइम रोज आती हूँ। ठीक है, और इस बोलने वाली मशीन को प्लीज साथ मत लेके आना। चौधरी हसीब ने गुलशन को मुखातिब किया। ठीक है। महरिश हंसने लगे। रुक, मैं बाहर देखता हूँ कोई खड़ा तो नहीं है। चौधरी हसीब ने दरवाजा खोलकर बाहर जाकर किसी को मौजूद न पाकर महरिश को कमरे से बाहर निकाला। महरिश सबकी नजरों से बचा कर नीचे आई और गुल को आवाज़ दी, जो नजमा बेगम के कमरे में इसको ढूंढ रही थी। महर, कहाँ थी तू? मैं कब से तुझे ढूंढ रही थी। मैं तो बाहर सैंडविच थी। महरिश ने बात बनाई। अच्छा झूठी पागल, जक्कू ने मैनू कहा इसने तुझे अंदर जाते देखा है। गुलशन ने गुस्से से कहा, चल चले। महरिश ने बात बदली। ये ले, बीबी जी ने तुझे और मुझे मलाद की रोटी दी है घर के वास्ते। गुलशन ने एक शापर महर को दिया। इसकी क्या जरूरत थी? ते फिर की हो गया? चल महर, जल्दी चल, मेरी अम्मा और रानी साहिबा डंडा उठा कर बैठी होंगी। गुलशन परेशानी से कहा, चल चले। रुक 1 मिनट, मेरे कपड़े पड़े हैं, मैं उठा लाऊं। महरिश ने अपने कपड़े और जूते शीदे के कमरे से उठाए। महर, तेरे कपड़े इधर? मुझे लगा तो ये कपड़े घर से पहन कर आई है। गुल ने हैरत से पूछा। गुल, घर जाने का वक्त कहाँ था? ये कपड़े, जूते और सारी चीजें अब्बा दे गया था। महरिश ने झूठ बोला। ओ अच्छा, दोनों अपने घर रवाना हुई। सलाम अब्बा। महरिश अपने घर दाखिल हुई। वालेकुम सलाम। पुत्र आ गई? जी। पुत्र, ये तूने कपड़े किसके पहने हैं? वो अब्बा बीबी जी ने दिए हैं, मेरे वास्ते बाजार से ले आई थी। अच्छा, अल्लाह देता खुश हुआ। चलो मेरे भाई, इधर उधर था। अब्बा बीबी जी ने रोटी भी दी है, तुझे खाना गर्म करके दूं? महरिश ने अपने अब्बा से पूछा। ना पुत्र, मैंने रोटी खा ली है, मुझे बस मेरी दवाइयाँ दे दे। अल्लाह देता ने मोहब्बत से महर को देखते हुए कहा और दिल में इसके लिए ढेरों दुआएं थी। महरिश ने अपने अब्बा को पानी और दवाएं दी। हंस पे मामू अल्लाह देता दवाइयाँ खाते ही सो गया। अपने अब्बा के सोने के बाद महरिश अपने कमरे में चली गई और खुद को आईने में देखने लगी। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? महरिश चौधरी हसीब की बातें याद करके मुस्कुराने लगी। वाह महर, तूने तो एक चौधरी का दिल चुरा लिया है। महरिश खुद पर इश्क करने लगी और मुंह पर हाथ रखकर शर्माने लगी। बहुत जल्द मैं इस गांव की चौधरैन बन जाऊंगी। सब कुड़ियां मुझसे जलेंगी और बीबी जी ने तो मुझे अभी से अपनी धी भी मान लिया है। महरिश खुली आंखों से हसीन ख्वाब देखने लगी, पर कौन जाने कर खुली आंखों के इन ख्वाबों की ताबीर क्या होगी। नींद महरिश की आंखों से कोसों दूर थी। महरिश हसीन तस्वरात में कोई मुस्तकबिल के मंसूबे बना रही थी। वो जैसे किसी ऐसी रियासत पर हुक्मरानी करने। ख्वाब इंसान बुनता है ना जहाँ दुख, अजियत, एहसास कमतरी का वजूद मौजूद ना हो। बस इस दुनिया के ख्वाब थे वो। इसको पता ही नहीं चला कब इसकी आंख में नींद की देवी उतर आई और वो ख्वाब बुनते बुनते बंद आंखों में इन्हें समाने लगे। महरिश नानी उठ जा, पूरे दिन सोएगी तो अब क्या? गुलशन महरिश को जगाने की कब से कोशिश कर रही थी और अब तो वो उकताने लग गई थी जोर जोर से। महरिश को लगा वो एक तो उसकी नींद पर ऐसे घोड़े बेच के तो कभी नहीं सोई। गुल तो सवेरे सवेरे आ गए। महरिश ने मुंदी मुंदी आंखें से देखा गुल को और फिर आंखें मलती हुई उठी। हैं सवेरे सवेरे तू रात नो कि अपने अब्बा की दवाइयाँ खाकर सोई थी? गुलशन हैरत से बोली। हैं कि मतलब 10 बज चुके हैं और अभी तेरे वास्ते सवेरे है? गुलशन ने तो जैसे माथा ही पीट लिया था कि 10 बज गए। महरिश बौखला गई थी। हाँ ते होर की, तू फजर की नमाज के वक्त उठ जाती है, आज इतनी देर कैसे सोती रही? वो बस रात को नींद नहीं आई सही से, देर से सोई थी। चल तू बैठ, मैं अब्बा को नाश्ता बना कर दे दूँ। चाचा कब से नाश्ता करके चली भी गए हैं उनको नाश्ता किसने बना कर दिया? महरिश अब सच में परेशान हुई। मैंने, और किसने बना के देना है? कोई और है इधर? गुल ने तेवर का कहा।
तेवर चढ़ा के कहा, तू किस वक्त है? महर ने एक और सवाल पूछा, 7 बजे की हैं, तो मुझे जगाया क्यों नहीं? बहन तो ऐसे नींद विच मुस्कुरा रही थी जैसे मेरी अम्मा अपनी तारीफ सुन के मुस्कुराती हैं। ऐसे लग रहा था जैसे तू को बड़ा हसीन ख्वाब देख रही है, इस वास्ते मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा जी, बड़ी समझदार हो गई है तू ते, ये सब मेरी सोहबत का असर है, मैंने गुल को छेड़ते हुए कहा। जी नहीं बहन, मैं झूठ नहीं बोलती तेरी तरह, तू तो बहुत बड़ी झूठी है। झूठी मतलब? गुल की बात में मैं ठटकी। तूने मुझसे चाचा दोनों से झूठ बोला है, गुल ने मुंह बनाते हुए कहा। झूठ? कौन सा झूठ? मेरे को समझ तो आ रही थी पर वो अनजान बनने लगी। तूने मुझसे कहा कि तेरे अब्बा तुझे हवेली में कपड़े दे गए हैं, लेकिन चाचा से तूने कहा कि कपड़े तुझे बीबी जी ने दिए हैं। झूठी क्या बातें गोलमोल कर रही है? तू सच बता वरना मैं चाचे को सब बता देना, गुल ने धमकी दी। तूने अब्बा को बता दिया सब? नहीं, उन्होंने मुझसे खुद कहा कि बीबी जी कहीं अच्छी हैं, कितनी अच्छी हैं, कल मिलाद पर तुझे नए कपड़े बनवा कर दिए हैं। मैं भी हामी भर दी। शुक्र, महरिश ने लंबी सांस ली। चल मैंने सब बता। न चाहते हुए मजबूरन महरिश ने गुलशन को सारी बात बता दी। ओ तेरी, मतलब चौधरी फिदा हो गया है तेरे पे? मतलब गुलशन तू तो बड़ी सयानी निकली, मैंने पहले कहा था ना चौधरी मरमिटा है तेरे इतने। गुलशन उछल बैठी थी। महरिश खुशी से मुस्कुराने लगी और मुस्कुराने में वो लाल टमाटर ही देखने लगी थी। ओहे, शर्म ने तेरे देखो लाल टमाटर बन गई है। चल अब जल्दी तैयारी कर, तेरे ससुराल चलें, गुलशन ने महर को आंख मारते हुए कहा। महरिश ने अपना ईद वाला सूट अलमारी से निकाला। महरिश तो हाथ मुंह धो ले, ते नाश्ता कर, मैं तेरे कपड़े इस्त्री कर देती हूँ। उर्दू पंजाबी मिक्स है यहाँ पर। महरिश ने जल्दी से हाथ मुंह धोकर नाश्ता किया। कपड़े बदले, आंखों में काजल भरा कि इतने में गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ महरिश के कानों में पड़ी थी। महरिश अल्लाह दिता घर के अंदर दाखिल हुआ था। जी अब्बा। पुत्र तू अभी तक हवेली क्यों नहीं गई? बीबी जी बाहर आई हुई हैं, गाड़ी विश तुझे लेने जल्दी जा, वो तेरे इंतज़ार कर रही है, उन्होंने सुनार के पास जाना है। अल्लाह दिता ने महरिश को मतला किया। बीबी जी बाहर आई हुई हैं। महरिश और गुलशन भाग घर से बाहर निकली जैसे बच्चे अपने पसंदीदा खिलौने की जानिब जाते हैं। बिस्मिल्लाह बीबी जी अंदर आए ना। महरिश ने गाड़ी के पास आकर नजमा बेगम से नहायत तहजीब से कहा, ना पुत्र तुझे लेने आई हूँ, सुनारे के पास जा रही हूँ। जी अच्छा चलें। महरिश जीप में बैठी थी। गुलशन तू भी आजा साथ। मैं भी। गुलशन भी खुशी से जीप में जा बैठी। शहर में नजमा एक सुनार के पास गई। सुनार की दुकान और जेवरात देखकर महरिश और गुलशन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने तो कभी ख्वाब में भी ऐसी जगह नहीं देखी थी और ना इतने जेवर, क्योंकि जेवर के नाम पर उन्होंने कांच की चूड़ियाँ और झुमके ही देखे और पहने, वो भी आर्टिफिशियल। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। सुनार ने नजमा बेगम को देखते खुशदिली से कहा था। वालेकुम अस्सलाम इम्तियाज़ भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आए तशरीफ़ रखें। सुनार खुशामद लहजे में गोया हुआ। जी। नजमा बेगम ने कुर्सी अपनी जानिब की। बैठो पुत्र। नजमा बेगम ने महरिश और गुलशन से कहा। जी। वो दोनों भी बैठी तो नजमा बेगम ने कहा, भाई साहब नवे डिज़ाइन के खूबसूरत जेवरात दिखाना, मेरे पुत्र की शादी है। जी भी दिखाता हूँ, पहले आप ये बताएं क्या मंगवाऊँ, चाय फालूदा, क्या आपकी खिदमत में पेश करूँ? ना कुछ भी नहीं इम्तियाज़ भाई, ऐसे कैसे, जा छोटे रहबरी और कुल्फ़े वाला फालूदा लेकर आ बीबी जी वास्ते। सुनार अपने एक मुलाजिम से बोला, खुद बहुत खूबसूरत जेवरात निकाला है। महरिश और गुलशन की जेवरात देखकर आंखें फटी और मुंह हैरत से खुल गए थे। महर अपने खूबसूरत जेवरात हैं, ऐसे तो मेरे सुल्तान में हुरम सुल्तान, खजीरा सुल्तान और वालदा सुल्तान पहनती थी। गुलशन ने महरिश के कान में हल्की सी सरगोशी की। मैंने इधर उधर देखते से चुप रहने का कहा कि बीबी जी क्या सोचेंगी। सलाम चौधरी साहब। सुनार ने चौधरी हसीब को अंदर दाखिल होते ही खुश आमदीद कहा। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी हसीब ने नखरे से जवाब दिया। शुक्र है तू आके पुत्र, अब खुद अपनी दुल्हन की जेवर पसंद कर। नजमा बेगम मुस्कुराकर चौधरी हसीब से बोली। चौधरी हसीब गौर से सब जेवरात को देखने लगा। चौधरी हसीब की नज़र महरिश पर पड़ी तो महरिश की नज़र एक सेट पर टिकी थी। महरिश ने कौन सा ज़्यादा खूबसूरत है? नजमा बेगम ने महरिश से पूछा। ये वाला। कौन सा? चौधरी हसीब ने पूछा, जबकि वो महर की दिलचस्पी जानना चाह रहा था। ये वाला बहुत खूबसूरत है। महरिश ने वही सेट जो उसको बहुत पसंद आया था उठाकर अपने पीछे खड़े चौधरी हसीब को दिया। चौधरी हसीब ने वो सेट महरिश से लेकर अलग रख दिया था। ये आपकी बहू है? सुनार ने महरिश से चौधरी हसीब की बेतकल्लुफ़ी देखकर पूछा। अरे नहीं, महरिश ने जल्दी से कहा, बहू बन भी सकती है। चौधरी हसीब जो महरिश के पीछे खड़ा था धीमी आवाज़ में कहा। चौधरी हसीब की बात सुनकर महरिश के अंदर खुशी की लहर दौड़ी, शर्मा कर नजर झुका गई। बहू तो नहीं है, इसको मेरी बेटी समझ लें। नजमा बेगम ने महर को प्यार से निहारते हुए कहा था। महर तो ये सुनकर ही निहाल हो गई। वो कहीं ना कहीं नजमा बेगम अपनी माँ को तलाशना शुरू हो गई थी। बहुत सारे जेवरात ऑर्डर देने के बाद सुनार ने नजमा से कहा, वलीमे का सेट इनमें से कौन सा है? वलीमे का तो हीरे का है, वो हमारी बहू ने लाहौर ऑर्डर दे दिया है, वहाँ बन रहा है, नजमा बेगम ने बताया।
नजमा बेगम ने बताया। वैसे मुझे भी जैसा डिज़ाइन दिखाती थी मैं भी बना देता वैसा का वैसा ही, लेकिन आजकल की बच्चियां बस ब्रांड को ही पसंद करती हैं। सुना ने फीका सा मुस्कुरा के कहा, मेरी बहू ने बस एक ही सेट तो अपनी पसंद से लिया है, बाकी सारे जेवरात तो हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं। जीजी सुना ने फ़ौरन हमायत की कि कहीं बुरा ही ना मान जाए। अम्मा आप घर जाए, मैं बिल बनवा कर आ जाऊँगा, चौधरी हसीब नजमा बेगम से बोला था। चलो मैरिज गुलशन, नजमा बेगम जाने की रुट खड़ी हुई थी। बहुत मेहरबानी नजमा बहन। सुना नजमा को पार जीप तक छोड़ने आया। खुदा हाफिज। जेवरात की चमक धमक मैरिज के हवासों पर सवार थी। पूरा रास्ता महरिज जेवरात के बारे में सोचती रही। वाह अमीरों के ठाठ, एक दिन में भी ऐसे ही चौधराहन की तरह जेवरात लूँगी, मेरे भी ठाठ होंगे, आखिर मैंने भी तो चौधरान बनना है। मैं फिर से हसीन ख्वाबों में खोसी गई थी। चौधरी हसीब ने खुद कहा, बहू भी बन सकती हो। मैरिज की तो सुई वही चौधरी हसीब की इस बात पर अटक गई थी। इस वेले महक कहाँ गई? महरिश की मौजूदगी ने ललिता को हिला कर रख दिया था। अजीब से ख्याल तो परेशानी ने इसको घेर लिया। बेचैनी के आलम में वो महरिश का इंतजार करने लगा। महरिश अपने वक्त पर घर आई और ललिता ने महरिश को आते देखकर आंखें मूंद ली थी। महरिश को ऐसे जाहिर करवाया जैसे वो गहरी नींद सो रहा हो। महरिश तसल्ली करते हुए अपने कमरे का रुख कर गई थी। जैसे ही रोशनी हुई ललिता गुलशन के घर चला गया। वीरे खैर है? गुलशन की माँ ने महर के अब्बा को सुबह सवेरे ऐसे परेशान हाल देखा तो वो खुद भी परेशान। हाँ वो रीमा तेरा शौहर कहाँ है? इसकी बहन का शौहर लड़ाई में काफ़ी जख्मी हो गया है तो उसको रात को दूसरे शहर जाना पड़ा। अच्छा ये 10 महर रात को तेरे घर थी? ललिता ने किस दिल से ये सवाल पूछा था तो बस ये वही जानता था। मैं रात को घर नहीं थी। ललिता के चेहरे पर परेशानी की तासुरात देखकर गुलशन की अम्मा फ़ौरन समझ गई। हाँ वो गुल के अब्बा को रात को जाना पड़ा और हम जवान माँ बेटी घर में अकेली थी तो मैं और गुल महर को बुला कर ले आई थी तो सो रहे थे तो महर ने कहा अब्बा ने दवा ली है, सुबह में ही उठते हैं। वो बेचारी तो आने को तैयार नहीं थी पर फिर गुल की वजह से आ गई। गुल की माँ ने बात बनाई थी और जो मुंह में आए वो कह दिया। अच्छा ललिता को रुक का सांस बहाल हुआ। हाँ वो वीरे अभी मैं घर ही छोड़कर आई हूँ उसको। रीमा ने एक और झूठ खड़ा था। ललिता रोने लगा। क्यों होया? वीरे रो क्यों रहा है? अब की रीमा की तो तोड़ गए। ललिता को रोते देखकर मैं तेरे घर थी और मैं ऐसे ही अपनी शरीफ बेटी के बारे में न जाने क्या सोच बैठा। मैंने तो ये भी लग रहा था कि वो घर वापस आएगी आएगी भी या नहीं। ललिता ने दिल के वसवसे से रीमा को कहीं सुना है और साथ साथ खुद को कोसने भी लगा था। वीरे शुक्र है रीमा ने तुझसे पूछ लिया पहले, वरना न जाने उस पर क्या 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 मैं तोहमतें लगा देता। चल मैं चलता हूँ तो अब सो जा। देख रात भर जागने से आंखें कैसे सूज चुकी हैं। जी खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम चाची। रीमा मैरिज के घर गई थी गल को लेने और उसका हवेली जाने का इरादा था। तेरे अब्बा ज़मीनों पर चला गया? जी। क्यों खैरियत? अंदर चल मेरे साथ। मैं रीमा चाची की इस तरह बात करने और अंदाज पर हैरान भी हुई परेशान भी। चटाक रीमा ने मैरिज को एक जोरदार थप्पड़ सीध की। अम्मा गुलशन घबरा गई। चाची मैरिज रोने लगी थी। बेगैरत की रातों से जो तू रोज़ करतूत कर रही है इसका अंजाम जानती है? मैरिज गुल को शक भरी निगाहों से तकने लगी। ऐसी क्या देख रही है? जानती है मुझे तेरी ये बेहुदा हरकत कैसे पता चली? तेरे बाप से। फिर मैंने इसकी पिटाई की बड़ी मुश्किल से बताया है कि इसने रीमा चाची का ये रूप महर पहली बार देख रही थी, पर अब्बा से बात पता चलने पर रीमा के कहने पर तो मेहरान की जान काम गई थी। तो वो क्या अब अब्बा को पता चल गया? मैंने आवाज़ पाख्ता से पूछा था। नहीं मनु, सवारी रात को इसकी आंख खुल गई थी और सवेरे वो मेरे घर मालूम करने आया था कि तू यहाँ नहीं आई। रीमा का जैसे बस नहीं चल रहा था कि वो महर और गुल दोनों की जान ले ले। फिर आपने मैंने कहा मेरे घर थी, अभी मैं ही तो छोड़ कर गई हूँ उसको। चाची चाची मैं चल, मैंने तो इसलिए नहीं बचाया कि मुझे तेरी परवाह थी, बल्कि इसलिए तेरे अब्बा से झूठ बोला कि तू जिसको वो अपना गुरूर समझता है तो उसकी नज़रों से गिर ना जाए। न जाने तेरी जैसी औलाद को इंसान मांगता ही क्यों है। अब वो उसे कोसने लगी थी। मैरिज मेरी गल सुन ले, एक औरत के पास सिवाय इज्जत के और कुछ नहीं होता। सोच आज तो अपने बाप की नज़रों से गिर जाती तो क्या रह जाते तेरे पल्ले, और अगर तू बदनाम हो जाती तो एक औरत की ज़माना कभी माफ़ नहीं करता। मर चाहे जो मर्जी करे, उसे ज़माना नादानी का नाम दे या गलती का, मगर औरत के वजूद को ज़माना गुनाह गाली बना देता है। महरिश को रीमा की बातें सुनकर सख्त नदामत महसूस हो रही थी। चाची मैंने माफ़। महरिश को इसी पर उल्टी आ गई थी। वो चकरा गई। महर की हालत देखकर तो रीमा ने दिल थाम लिया था। जब महर की हालत थोड़ा संभली तो रीमा ने पूछा, महर तो मतली कब से हो रही है तुझे? वो 2 दिनों से। और तुझे चक्कर भी आते हैं? जी। तेरी कैफे से साफ मालूम पड़ रहा है कि तू माँ बनने वाली है। अब इस चौधरी से बोल अभी तुझसे निकाह करे, वरना तेरा बाप बेचारा तो मर ही जाएगा और तुझे भी न ज़माना जीने नहीं देगा। चाची हसीब ने मुझसे निकाह किया है, वो अपनी शादी के बाद सबको बता देगा। मेरा अभी भी तो वो मजबूर। महर की बात रीमा ने बीच से ही अचक ली थी। कोई मजबूर नहीं होता, ये अमीरजादे झूठ बोल रहा है वो। तू अभी उसे फ़ोन में लाकर बोल, कुछ भी कर, पर उसे कहे तुझे सबके सामने कबूल करे हर हाल में। ठीक है चाची, पर अब्बा को मेरी हालत से पता, मैं घबरा गई थी। पता चल सकता है? मैं तेरे अब्बा से बात करती हूँ, तुझे कुछ दिन के बाद अपने घर ले जाती हूँ। लेकिन चाचा शुक्र है वो घर पर नहीं और 3-4 दिन तक लौटेंगे भी नहीं। अब्बा की रोटी मैं भिजवा दूँगी तो उसकी फ़िक्र ना कर। कोई की अम्मा ललिता से इजाज़त लेकर महरिश को चंद दिनों के लिए अपने घर ले आई थी।
मैंने हसीब को फ़ोन किया, हसीब आप कहाँ हैं? मैं लाहौर जा रहा हूँ। लाहौर कब तक लौटेंगे? डिज़ाइनर से कपड़े उठाने हैं और बाकी शॉपिंग करनी है, तो 2-3 दिन लग जाएंगे। और हाँ, 2-3 दिन में काफ़ी मसरूफ़ हूँ। मेरी फूफू के सब घर वाले साथ होंगे, इसलिए तुम फ़ोन मत करना, मैं खुद तुम्हें फ़ोन करूँगा। हसीब ने अजलत से फ़ोन बंद कर दिया। लेकिन ये बात अगली दफ़ से राब्ता बंद करता हो गया था। 3 दिन महरिश तक परेशान रही, खुद को कोसती रही। 3 दिन बाद चौधरी हसीब वापस लौटा तो महरिश उसको बताने हवेली पहुंची। क्या तुम माँ बनने वाली है? हसीब को झटका लगा। हाँ हसीब, खुदारा अपने और मेरी निकाह का सबको बताया, मैं छुपा नहीं सकती। मैं रोने लगी। ठीक है चल, मैं अभी सबको बताऊंगा, पर सबसे पहले हम अब्बा के पास चलते हैं। चौधरी साहब की हिमायत सबसे ज़रूरी है हमारे वास्ते, तो फिक्र नगर में तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। महक की तो जान में जान है। ये सब सुनकर चौधरी हसीब ने गाड़ी में महरिश को पानी दिया। मैं ये पानी पे पुरसुकून हो जा। महरिश ने जैसे पानी पे वो नींद के आगोश में चली गई। महरिश की आंख खुली तो वो अस्पताल के कमरे में पड़ी थी। मैं यहाँ कैसे? मैं हड़बड़ा कर उठने लगी। आराम से लेटी रहो बीबी, क्यों अपना जख्म दिखाकर हमारा काम बढ़ा रही हो? नर्स एकदम से आगे आई तो महर उसे देख कर रहेगी। क्या जख्म? महरिश को समझने में देर नहीं लगी थी कि वो वहाँ क्यों पड़ी है। बेरहम इंसान, मेरे बच्चे को मार दिया तुम लोगों ने। मैं रोने लगी थी। हाँ, तुम लोगों के हाथ नहीं कांपे गुनाह करते वक्त? क्यों तेरी रूह नहीं लर्जी जब तू गुनाह कर रही थी? महरिश एकदम हवा से बाहर हुई। कौन सा गुनाह? कोई गुनाह नहीं, कि निकाह किया था मैंने। खबरदार जो मेरे वजूद पर सवाल उठाया तो। महक की बात सुनकर नर्स थोड़ी संभली, फिर कहा, देखो बीबी, अब कैसा निकाह कि तेरा शौहर चाहता ही नहीं कि किसी को पता चले तेरा और तेरे बच्चे का। तुम लड़कियां न जाने क्यों एतबार कर बैठती हो इन हवेशियों पर। ये तो बस हवस के पुजारी होते हैं, अपनी हवस की खातिर किसी की भी हद तक चले जाते हैं। मर्दों के ऐसे रूप सबको ही बदनाम कर देते हैं, इनको भी जो सर का साया होते हैं। अरे ये तो हमारी डॉक्टर साहिबा बहुत नेक और ईमानदार औरत हैं। इस चौधरी ने इनको भारी रकम की पेशकश की, लेकिन वो गुनाह करने पर कतई राजी न हुई। जब इस चौधरी ने देखा कि औरत पैसे को खाते में नहीं ला रही, मेरी बात पर आमादा नहीं हो रही, तो उनको उनकी बेटी का अगवा करवाने की धमकी दी। फिर मजबूरन बेचारी को मजबूरन सब करना पड़ा। चौधरी हसीब इतना घटिया इंसान है। चीज़ घटिया नहीं, ये भी डॉक्टर से कहा कि तू दोबारा माँ ना बन सके, पर वो तो क्या, महर का तो सदमे से हाल ही बुरा था। इसी पर दरवाज़ा खुला, चौधरी अंदर आया। नर्स जल्दी से बाहर चली गई कि कहीं इसकी शामत ना आ जाए। महर, चौधरी हसीब ने आंखों मोहब्बत पर महरिश का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया। आपने मेरा बच्चा मार दिया। मैं किसी गल ना कर रही है, तो तू मेरे बच्चे के कातिल कह रही है? हाँ तुम कातिल हो। महरिश की तुक से बेबसी, थकावट, शिकायत क्या कुछ ना था इस आंखों में। चुप, आवाज़ धीमी। तू रास्ते में बेहोश हो गई थी, तुझे अस्पताल ले आया तो डॉक्टर ने कहा बच्चा पेट में मर चुका है, जहर फैल जाएगा, फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसलिए तेरा जल्दी से ऑपरेशन करवाया, वरना तुझे तो पता है मैं तुझे चौधरी साहब के पास ले जा रहा था। हसीब ने एक और पत्ता फेंका। झूठ तो बहुत बड़ा झूठा है। अगर मैंने वो सब ना बताती तो शायद तेरे इन झूठे आंसू गला का एतबार भी कर लेती। किसने बताया तुझे? हसीब झटके से सीधा हुआ। क्या इस नर्स ने बताया? जिसने भी बताया तुझे? क्या मकार इंसान। चटाक। चौधरी हसीब ने महरिश के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ हसीब किया। ये तो बोल किसके सामने रही? 2 टकी की होकर चौधरी के सामने बकवास कर रही है। चौधरी हसीब अपने असल रूप में आकर हैवानियत दिखाने लगा। मेरी ही गलती है तुझे सर पर बिठा लिया। शुरू से तुझे तेरी औकात में रखना चाहिए था। मैंने कहा कब बताऊँ औकात क्या है तेरी? और हाँ, अब तो सारी उम्र तुझे ऐसे ही बेनाम रखूँगा। जब बिस्तर पर लाया था तब औकात भूल गया था, अब निकाह के बताने वक्त मेरी औकात याद आ गई है। महक के आंसू दिल पर गिर रहे थे। हाँ, तुम जैसे को रखेल बनाया जाता है, बीवी नहीं। पाँव की जूती को सर का ताज कोई नहीं बनाया जाता। 2 टके की औरत पाँव की जूती कभी कभी ऐसे मुंह पर बजती है कि सर का ताज तक चकनाचूर हो जाता है। मैंने उसकी आंखों में नफरत से देखते कहा। चौधरी हसीब ने महरिश को दोबारा एक थप्पड़ रसीद किया। चुप, अब से मैं तुझे तेरी असली औकात में रखूंगा, और तू चीख चीख कर भी कहेगी कि तू मेरी बीवी है तो कोई यकीन करने वाला ना मिलेगा तुझे। अब तो सारी ज़िंदगी इसी तरह रहेगी, महरी बनकर मेरे नाम के बगैर। शायद कल सवेरा होने से पहले इसकी सहेली के घर छोड़ाना। ख्याल से सबकी नज़र से बचा कर, हाँ, इस पर 24 घंटे नज़र रखना। हसीब ने शीदे से कहा। चना जाने कब वहाँ आया, लेकिन छोटे चौधरी 4 दिन बाद आपकी शादी है, हवेली में ढोई की हो रही है, वहाँ 100 काम होंगे। हाँ, तो कोई 3-4 नौकरों को इसकी निगरानी पर रख ले। जी छोटे चौधरी, शीदे ने अदब से कहा। उसको जिसको खुदा भी ना पसंद करे। इस वेले महर कहाँ गई? महरिश की गैर मौजूदगी ने ललिता को हिला कर रख दिया। अजीब से ख्यालात और परेशानी ने उसको घेर लिया। बेचैनी के आलम में वो महरिश का इंतजार करने लगा। महरिश अपने वक्त पर घर आया। ललिता ने महरिश को आते देखकर आंखें मूंद ली। चाची, मैं धाड़े मार के रोती रीमा के गले लग गई थी। की होया पुत्र, तू रो क्यों रही है? तू तो चौधरी हसीब से निकाह का सच बताने कहने गई थी ना, क्या हुआ? रीमा महक की हालत देखकर परेशान हो। चाची से मेरे बच्चे को मार दिया। मैंने सिसकते हुए कहा। क्या? वो कातिल है, घटिया नीच। महरिश कई घंटे नदामत से रोती रही। इसके आंसू थे कि कर्ब से आए थे, मोती दिले लाने को देने वाले। ऐसे ही वो भागती हुई अपने घर को चल दी, बिना अपने जख्म की परवाह की। अब्बा मैंने माफ़ कर दे। मैं रोते हुए अपने अब्बा के कदमों में गिर पड़ी थी।
माफ़ की होया पुत्र। अलादीता चौंका। अब्बा वो मैंने रोते हुए सब कह सुनाया। अब्बा वो मुझे कहता है कि ना निकाह पर का बताएगा ना बताने देगा, ऐसे ही रखेगा सारी उम्र। मैं उसकी गला में आ गई थी, रात को उसके साथ चली जाती थी। मैंने माफ़ कर दिया अब्बा, मैं बहुत गंदी हूँ, गुनहगार हूँ, मुझे अपने हाथों से मार दो। ऐसी बेटी नो जीने का कोई हक नहीं। ओए महर, ये तूने क्या किया? महर तो मेरा गरूर थी, कभी मैंने तुझ पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन आज तूने इस बाप का सर शर्म से झुका दिया। महर के अब्बा सर पीटने लगे। अब्बा मैंने माफ़ कर दिया, मैंने माफ़ कर दिया। वो सख्त तकलीफ में थी, उसकी रूह छलनी हुई थी और जिस्म खाक हुआ। माँ भी औलाद से कभी माँ खफा नहीं हो सकते, चाहे औलाद इज्जत का या माँ प्यो का अपना कत्ल ही क्यों ना करते। जा महर, तुझे माफ़ किया। अल्लाह देता ने अपना कामता हाथ महरिश के सर पर रखा। महरिश नदामत से वापस गुल के घर आ गई थी। शाम को कुल अल्लाह देता को खाने देने का घबराई वापस लौटी। मैं चाचा को रोटी देने गई, लेकिन वो उठ नहीं रहा। क्या? महर के जिस्म से तो जैसे जान निकल गए। हाँ, उसको कुछ हुआ पड़ा है। अब्बा, महरिश रोती हुई भागती अपने घर आई थी। अब्बा उठ, अब्बा अब्बा तेनू की होया, उठ। महरिश की चीखें सुनकर पड़ोसी और उसके पास पास के लोग जमा हो गए थे। डॉक्टर को बुलाओ। महरिश फूट फूट कर रो रही थी। उसका बाप दुनिया से इसका दुख साथ लिए रुखसत हो गया। उसकी सांसें बंद हो चुकी थी, शायद इसको दिल का दौरा पड़ा है और घर में अकेले होने के बाद इस वक्त वो अस्पताल न पहुंचने की वजह से मर चुका है। डॉक्टर ने अपने पेशेवराना अंदाज में कहते हुए रुखसत किया था। अब्बा नहीं नहीं, तू मैनू छोड़ के नहीं जा सकता। महरिश यहाँ से बाहर होकर चीखने लगी थी। अब्बा तुझे खुदा दा वास्ता है, उठ जा। मेरा तेरे सिवा कौन है इस दुनिया विच। अब्बा गुल इसको अंदर लेकर जा, कहीं मुंह से कुछ अकल नहीं न दे। रीमा गुलशन से बोली थी। हाँ महर अंदर चल। कुछ गुल घसीटती भी महरिश को अंदर लेकर गई थी। महरिश की फुप्पी और पप्पा भी ओकाड़ा से आ गए थे। महरिश सदमे से चूर थी, इसके दिमाग में बात बैठ चुकी थी कि इसका अब्बा इसकी वजह से मरा है। महरिश ने किचन में जाकर छुरी उठा ली, खुद को मारने लगी। महर ये क्या करिए? अचानक महरिश की फुप्पी की नज़र पड़ गई थी, उसके हाथ से छुरी खींचती। नवाज़ जल्दी यहाँ आए। क्या हुआ ज़ैब? मैं खुद को मार रही है, जैनब ने रोते हुए कहा था। क्या महर पुत्र, ये क्या कर रही थी? तेरा बाप मर गया लेकिन हम तो जिंदा है ना। हमने तो कभी खुद बे औलाद नहीं समझा, तो हमें हमेशा तुझे अपनी औलाद समझा और तुझे अपने पप्पा पप्पी को क्या कोई ख्याल नहीं। ओ तेरे सदके ही तो जी रहे हैं मेरा बच्चा, वरना हमारा है ही क्या? सब तू ही तो है मेरा पुत्र। वो बरसती आंखों से महर को उसका अपने लिए खास होने का एहसास दिला रहे थे। फुफी, अब्बा मेरी वजह से मरा, मैं उसकी कातिल हूँ। मुझे जैसी नाश बेटी को मर जाना चाहिए जो अपने अब्बा को खा गई। मैंने उसका सर झुका दिया, पर यकीन कर मैं तो निकाह किया था। मैरिज होया कि सारी गल बता। मैंने मैरिज पे पप्पा पप्पी को सारी बात बताई। जलील इंसान चौधरी ऐसे कैसे तुझे रखेल बनाएगा? इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करे? उन्हें कहा तो इज्जत बना देता है दो लोगों को एक दूसरे की, वो ऐसी बकवास कैसे कर सकता है? तो कोई लवारिस नहीं है। जैब नफरत से बोली थी। जैब जज्बाती ना हो, हौसला रख, ऐसे लोगों को इंसान कहकर इंसानियत तौहीन ना कर। मैरिश मेरा बच्चा, तो फिक्र ना कर, हम यहाँ से भाग जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अब तक जो हुआ सो हुआ, पर और नहीं, नवाजिश ने कहा था। इससे असना में चौधरी हसीब का खास बंदा अंदर दाखिल हुआ। महर की जानिब एक लिफाफा बढ़ाया, जिसे नवाज साहब ने लिफाफा थाम कर खोला तो इसमें तलाकनामा था। महर ने जब देखा तो वो वहीं ज़मीन पर बैठी चली गई। तलाकनामे के साथ एक और कागज़। बहुत गरूर था ना तो जिसने कहा क्या कहा था सबको बता देगी। जा अब सबको बता दे, और अब तो देखें सारी ज़िंदगी तुझे ऐसे ही रखूँगा, अपने पास इंतज़ार करी, सब 2 दिन की दूरी है मेरी जान। ये अल्फाज नहीं सूर था जो महर के कानों में फूंका गया। सेब ने जब ये सब पढ़ा तो वो सिसक उठी। महर की गलती से कहाँ से कहाँ ले आई, वो तो सोच के ही तरफ उठी थी। यह मुमकिन नहीं है, नवाजिश कैसे निकलेंगे यहाँ से? देखे ना 24 घंटे बाहर पहरेदार मौजूद रहते हैं, फिर भी हम किसी न किसी तरह भाग जाएंगे, नवाजिश ने कुछ सोचते हुए कहा था। जबकि मैंने उनकी जानिब हैरत से देखा जिससे कोई अनूनी बात कह दी हो। एक तरकीब है मेरे पास। मैं तेरे अब्बा की दवाइयाँ कहाँ हैं? दवाइयाँ क्यों? दस्त ना मैं वहीं पड़ी। मैं की पप्पी ने ट्रे में खाना रखा और उसमें नींद की गोलियां मिला दी और बाहर निगरानों को खाना भिजवा दिया और कहा कि चौधरी हसीब का हुक्म है कि जबकि नवाजिश का चेहरा देखने पर उन्हें लगा वो बहुत खौफजदा है। हाँ, वो खौफजदा था, पर पकड़े जाने के डर से। जबकि पहरेदार समझे कि खौफ चौधरी के डर के सबब है तो वह हंसते हुए इसका मजाक बनाने लगे। इसके साथ साथ खाना खाते रहे। खाना खाते सब गहरी नींद के गोश में चले गए। मौका देखते ही मैरिज अपनी पप्पी और पप्पा के साथ वहाँ से फरार हो गई, जबकि सब में गुल और उसकी माँ ने भरपूर साथ दिया। आगे क्या होना है तो बस अब रब ही जानता था, पर महर ने तलाक से अब तक ना ही कोई दर्द महसूस किया ना कोई जज्बा, जैसे इसके अंदर सब मर गया था। नशे की दवाइयों के बाद दोपहर को 4 बजे सब निगरानों की आंख खुली तो घर में ताला देकर इन सब के रोंगटे खड़े हो गए। चौधरी साहब अब तैयार हैं, दूल्हे बने काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं। सैलून में लड़के ने हसीब की तारीफ की। तैयार ना भी होता तब भी यकीनन इसको जीन एमिल से तो खूबसूरत ही लगना था। हसीब ने हंसते हुए कहा। इसी असना में चौधरी हसीब का फ़ोन बजा। हेलो चौधरी साहब, वो लड़की फ़रार हो गई। पहरेदार ने इससे चाहते हुए कहा। क्या? ये खबर हसीब के लिए किसी धमाके से कम ना थी। हाँ, वो महर को कभी भी जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन इसे महर से मोहब्बत ना थी, बस इसके वजूद की तलब की ज़िद थी। पर क्या वो जिद किए जाने लायक थी? एक जीता जागता वजूद क्या इस तरह रोंदे जाने लायक था? गधों जैसी निगरानी कर रहे थे तुम सारे। 4 लोगों की निगरानी में वो भाग निकली। वो चिल्लाया था, मालूम नहीं खाना खाते ही हम सो गए। मुझे लगता है खाने में कुछ मिला हुआ था।
पहरेदार ने डरते हुए कहा, सदियों के भूखे थे तुम लोग, इनसे खाना लेकर ठूसा ही क्यों? अब ढूंढो उसको, मुझे हर हाल में वो लड़की चाहिए। पर आप नहीं तो उनके हाथों भिजवाया था। क्या बकवास है तू? क्या मेरे मामे का बच्चा है जो मैं भिजवाऊंगा? लानत है तुम सब की अक्लों पर। ढूंढो उसे। जी हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश का क्या मतलब? ढूंढो वरना तुम सबको मैं लापता कर दूंगा। ज़ैबर ने नवाजिश महरिश को लेकर उकाड़ा अपने घर जाने के बजाय कराची चले गए, क्योंकि वो जानते थे कि उनके घर का चौधरी हसीब को पता लगवा सकता था। नवाजिश ने वहाँ एक स्कूल में जॉब ढूंढ ली। ज़ैब ने घर में सिलाई स्कूल खोल लिया। महरी सख्ती की हालत से बाहर निकली तो किताबों से जी हिलाने लगी। महरी हर वक्त किताबों में घुसी रहती पर प्राइवेट रही थी। कहीं ना कहीं हसीब का खौफ था दिल में कि वो उसे ढूंढ न ले। न जाने कितनी बार वो रब से सजदों में गिरकर रोती, माफ़ी मांगती, तड़पती। महरी सख्ती की हालत से बाहर निकली तो किताबों से जी हिलाने लगी। न जाने कितनी बार रब से सजदों में गिरकर रोती, माफ़ी मांगती, तड़पती। ऐसे पढ़ने का क्या फ़ायदा? जब खफगी से बोली तो वो कहती, मैं अभी कॉलेज नहीं जा सकती, चौधरी मुझे ढूंढ सकता है, मैं कब तक उससे डरकर ज़िंदगी गुजारूंगी? वो तड़प उठती। तब पुप्पी, जब तक कुछ बन नहीं चाहती, क्या बनेगी तू? कुछ ऐसा कि चौधरी से अपने अब्बा की मौत का और अपने साथ की गई ज्यादती का सूद समेत बदला ले सकूं। उसकी आंखों में नफरत ही वो लड़की जो कभी मासूम ख्वाहिश और जज्बे रखती थी, आज सर्द लहजा और खाली आंखों के साथ खोखला वजूद था। मैं पागल हो गई। बदला लेगी तू? हाँ बदला लूंगी मैं। महर, बदला वो लोग लेते हैं जिनको रब पर भरोसा ना हो। हम इंसान कठपुतली, हम कौन होते हैं बदला लेने वाले? अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दे, फिर उसका इंसाफ देखना। इस चौधरी की दुनिया भी ख़राब होगी और आखिरत भी। वो उसे समझा रही थी। हाँ पुप्पी तो सही कह रही हैं, मैं बस शैतान की बातों में आ गई थी और बदगुमान हो गई थी। मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है और मैं अपने मामला अपने खुदा को सुपुर्द करती हूँ। शाबाश मेरी रानी, चल अब कॉलेज में एडमिशन लेने की तैयारी कर। नहीं पुप्पी, वो मुझे तलाश कर लेगा, क्योंकि वो जानता है मुझे पढ़ने का कितना शौक है। मैं प्राइवेट पढ़ लूँगी। वो ना जाने क्यों खौफजदा हो जाती। चल ठीक है, 7 साल बाद। अम्मी आप हमेशा अपने भतीजे की हमायत करती हैं। 7 साल हो चुके हैं इसकी आयुष्य और बदतमीजियों को बर्दाश्त करते। 4 दिन घर नहीं आता। मैंने हर बात अपने बेटे के लिए बर्दाश्त की, लेकिन अब तो वो मुझ पर हाथ भी उठाने लग गया है। ये बात मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। इस बार मैं पापा अपने भाई को ज़रूर बताऊँगी। निमल रोते हुए अपनी माँ को हसीब की करतूत बता रही थी। पुत्र कमली ना बन दे, कितना मेहनती लड़का है। पिछली दफ़ा MPA बना था, इस दफ़ा दोबारा MPA बन चुका है। पूरे दिन लोगों के मसाइल हल करता है। बेचारा थका हुआ घर आता होगा तो शुरू हो जाती होगी, इसलिए गुस्से में उठ गया होगा उसका हाथ। जमीला ने मामला ठंडा करने के लिए कह रही थी। पिछले 7 सालों से वही सब तो करती आई थी। निमल हर बार चुप करके सह जाती, पर अब उसकी बर्दाश्त खत्म हो गई थी। लोगों के मसाइल, अम्मा कभी किसी का कोई काम नहीं करवाया, बस इलेक्शन से पहले मजबूर लोगों को नोट दिखाकर वोट खरीद कर जीत जाता है। आपको मालूम भी है कितनी रिश्वत लेता है। नैब वाले कब से इसके पीछे पड़े हैं। अच्छा अब शुरू ना हो जा, मैं तेरे मामू से बात करूँगी। वो तंजिया परगर्व से हंसी थी। वो तो खुद बेचारे बेटे से दबे रहते हैं और बेचारी मामी बेटे की बदतमीजियों को दिल पर लगाकर कब्र में जा सुई। बात तो मैं आज पापा और भाई से करूँगी और आप अब मुझे रोक नहीं सकती। पुत्र देख, मैं तेरे सामने हाथ जोड़े हुए, इन जोड़े हुए हाथों को लाज रख ले और अपने बाप और भाई को कुछ ना बताना। जानती ना तेरा भाई कितना जज्बाती है, कोई गलत कदम भी ना उठा ले। और वैसे भी घर तो तुझे वैसे ही बसाना है, तो अब इन सब का क्या फ़ायदा? वो बेबसी से बोली। आप हमेशा ऐसा करती हैं, जज्बाती धमकी देकर मुझे चुप करवा लेती हैं। मम्मा आप क्यों रो रही हैं? बाबा की तरह नानी ने भी डांटा है आपको? हमजा खेलता हुआ वहाँ आया, निमल के रोते देख परेशान हुआ। हाँ वो हसीब की औलाद था, पर वो अपनी माँ की तरह हसास था। शायद कुछ खून और कुछ तरबियत और इसकी अपने आंखों का देखा हाल था जो वसीब पर नहीं गया था। नहीं बेटा, मैं जब बड़ा हो जाऊँगा ना, आपको यहाँ से बहुत दूर ले जाऊँगा, जहाँ पापा नानी कोई नहीं होगा मेरा बच्चा। निमल ने रोते हुए हमजा को गले लगाया। महरिश पुत्र। जी पप्पा। महरिश नोटबुक चेक कर रही थी। टीचर जी मैं तेरी फुप्पी को कब्र पर जा रहा हूँ, तो चलेगी साथ? नवाजिश ने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। हाँ वो वाकई इसके बाप थे, शफीक, मेहरबान, मान, मोहब्बत, इसको ढारस देने वाले। उन्होंने उसे बाप की कमी महसूस ना होने दी। ज़ैबुलनिसा की वफ़ात के बाद भी उन्होंने मेरे को एक नन्हे बच्चे की तरह संभाला। वो उसकी माँ बाप, दोस्त और साथ सब थे। कभी कभी रिश्तों को कुछ अनमोल लोग इतना तकद्दुस से भर देते हैं कि लगता है कि दुनिया शायद कायम ही नहीं रही, उन्हीं लोगों के दम से है। और कहीं ना कहीं ये एक मुस्लिमा हकीकत भी है। जी मैं भी चलूँगी, बस थोड़ी सी नोटबुक्स रह गई हैं, चेक कर लूँ फिर चलते हैं। नहीं मैं सर्दियाँ हैं, अभी कुछ दिन में अंधेरा हो जाएगा तो आकर चेक कर लेना। साथ ही तो है कब्रिस्तान, लेकिन जगह भी तो सुनसान है, उन्होंने नरमी से कहा। ठीक है चले। महर मुस्कुराते हुए कहकर उनके पीछे चल दी थी। कब्रिस्तान से वापसी पर महरिश अपनी फूफा से बोली, फूफा जी मोहब्बत हो तो आप जैसी। पुप्पी को मरे हुए 7 साल से ऊपर हो गया है, आप रोज़ पुप्पी की कब्र पर जाते हैं? हाँ बेटा मैं तो चाहता हूँ जल्दी से तेरा फ़र्ज़ अदा करके मैं भी उसके पास चला जाऊँ, बस मेरी बच्ची किसी महफूज हाथों में चली जाए। उन्होंने शफ़क़त से उसके सर पर हाथ फेरते कहा। अभी मैं कुछ कहती कि उसी पर एक गाड़ी जिसमें 5 लड़के सवार थे तेज़ रफ्तार
पास आई, नवाजिश को जोर की टक्कर मार दी। फूफा जी, मैं की दिल खराश चीख बुलंद हुई। वो दौड़ती बन के पास की गाड़ी थोड़ी आगे गई और फ्रंट सीट से एक लड़का बाहर निकला, भागकर उनके पास आया। ओ शिट, नवाजिश को खून में लथपथ देखकर बोला। अमार वापस आ चले। कार से एक लड़का बोला, नहीं, इस आदमी की हालत खराब है, अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। अमार, तू क्यों मुफ्त में रोला अपने गले डाल रहा है? जल्दी वापस आ, मुफ्त में। दिमाग खराब है तुम लोगों का, अभी हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उसका। वो गुस्से से गुराया, तो सुनसान जगह है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो जल्दी आप भाग जाएं, वरना हम फंस सकते हैं। नहीं, कभी नहीं, मेरे ज़मीन कोई गवारा नहीं है, कैसे किसी को जख्मी हालत में छोड़कर भाग जाऊं। ठीक है, मैं हम तो जा रहे हैं। वो सब गाड़ी को तेज रफ्तार से चलाते भाग निकले। फूफा जी, एम्बुलेंस बुलाओ। कोई भी उनकी बातों से अनजान बस अपने बाप जैसे पापा को देख रही थी, जिसका वाहिद सहारा उसका साहिबान था। हाँ, हेलो, एम्बुलेंस। वो लड़का और महरिश नवाज को एम्बुलेंस में अस्पताल लेकर गए। पेशेंट को दिमाग पर गहरी चोट लगने के बाद दिमाग की नसों को निहायत नुकसान हुआ, टांगे भी टूट चुके हैं, हालत संगीन है, बस दुआ करें। डॉक्टर ने बाहर आकर मायूस कर दिया। कुछ करें डॉक्टर, प्लीज़ मेरे फूफा जी को बचा लें। महरिश रोते फूट फूट कर रोने लगी। आप हौसला रखें, वो ठीक हो जाएंगे। अमार महरिश को तसल्ली देने लगा। जाने कि उसका इस तरह रोना उसे तकलीफ देने लगा था। वो लड़की कुछ ही घंटों में अमार को खुद से करीब महसूस होने लगी। महरिश ने एक नज़र उसकी जानिब देखा, फिर खामोशी से उठकर अस्पताल की इबादतगाह में आ गई। नमाज अदा करने के बाद महरिश ने दुआ के लिए हाथ उठाए, बुलक बुलक कर रोने लगी। या अल्लाह, मेरे फूफा जी पर रहम फरमा, उनको सेहत दे, उनको ज़िंदगी बख्श दे। मेरे जालिम दुनिया में वाहिद सहारा है, उनका साया मेरे सर पर सलामत रख मेरे मालिक। उन्होंने हमेशा मुझे बाप जैसी मोहब्बत और शफकत दी है। अब मुझे उनकी खिदमत का मौका नवाज दे मेरे मालिक। मैं उनकी बेटी होने का हक अदा करूँ तो वो तो जानता है मेरे हाल को। मुझसे मेरी छाँव दूर ना कर मालिक, तू मेरे गुनाहों को बख्श दे, मुझ पर इतना बोझ ना डाल। जानता है तू मेरे पछतावे को, मेरे हालात को रहम कर मालिक, रहम कर। महरिश वापस आई तो उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। पानी। अमार ने महरिश को पानी दिया। महरिश ने नफे में सर हिलाया। आप में से पेशेंट की फैमिली मेंबर कौन है? एक नर्स ने पूछा। मैं। महरिश ने जवाब दिया। फिर आप यहाँ रुक सकती हैं, आपको जाना पड़ेगा। पेशेंट का कोई फैमिली मेंबर ही रुक सकता है। नहीं, मैं उनको अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। अमार बजिद्रा देखे, ये हमारे अस्पताल के असूल हैं, आपको जाना पड़ेगा। अमार, तुम यहाँ खैरियत? डॉक्टर ताला ने वहाँ से गुजरते हुए अमार को देखा तो उसके पास चला गया। सर देखें, ये यहाँ से जा नहीं रहे, रात को सिर्फ फैमिली मेंबर ही रुक सकता है। नर्स ने फ़ौरन कहा, मुबादा कहीं से डांट ही ना पड़ जाए। अमार, हुआ क्या है? डॉक्टर ने इसकी बात सुनने के बाद अमार को मुखातिब किया। वो अंकल, मेरे दोस्त से एक्सीडेंट हो गया है, मैं भी इसके साथ था। अब पेशेंट की हालत संगीन है, इसलिए मैं इससे सूरत हाल घर कैसे चला जाऊँ? तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। नर्स, इसको यहाँ रहने दें। थैंक यू अंकल, वेलकम, अपना ख्याल रखना। पूरी रात महरिश की आंखों से एक पल के लिए भी आंसू न थमे थे। उसके ज़हन में अजीब से खदशा जन्म ले रहे थे। अमार की नज़र महरिश पर टिकी थी। अमार से हिम्मत नहीं हो रही थी कि महरिश को तसल्ली की दो लफ्ज़ ही बोल दे। रोते रोते कुछ पल के लिए महरिश की आंख लग गई। हज़रत मामूल एक नई दुनिया का आगाज़ हुआ। अमार भारी आवाज़ से महरिश झटके से उठी तो सामने देखा जहाँ एक मेहमर शख्स खड़े थे। पापा। अमार भौंकला गया। ये क्या हरकत की है तुमने और तुम्हारे आवारा दोस्तों ने? अमार के पापा उस पर भरम। पापा वो स्पीड ज़्यादा थी तो पता नहीं। शट अप, दुआ करो कि वो ठीक हो जाए, वरना मैं तुम्हारा भरोसा करूँगा कि याद रखोगे। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, बदअती आती, किस तरह लोगों की ज़िंदगियाँ कुचल सकती है, कोई लिहाज है? पापा, मेरी क्या गलती है? एक्सीडेंट मेरे दोस्त से हुआ है। अमार ने घुटी घुटी आवाज़ में कहा। तो तुम्हें इसको रोकना चाहिए था कि गाड़ी आहिस्ता चलाए, और शाम का हादसा हुआ है, तुमने मुझे बताने तक आवारा नहीं किया। आज सुबह तरल ने बताया मुझे, वरना साहबजादे का तो कोई इरादा ही नहीं था बाप को आगाह करने का। सॉरी पापा, वो सर चुका गया। कुछ देर बाद एक डॉक्टर आया जिसके हमरा डॉक्टर तला भी थे। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है उन साहब की? अमार के पापा ने पूछा। पेशेंट को होश तो आ गया है, लेकिन उनकी हालत अभी भी खतरे में है। क्या? डॉक्टर की बात सुनकर महर एक पल भी रो दी। जब उसके सर पर किसी का शफकत भरा हाथ महसूस हुआ तो देखा जफर साहब उसके पास खड़े थे। जफर, तुम्हारे कहने पर हमने पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर दिया। थैंक यू तला। महर कौन है? डॉक्टर ने पूछा। मैं हूँ महर, आपको पेशेंट बुला रहे हैं। मैं दौड़ते हुए कमरे में गई तो अमार और उसके पापा भी उसके पीछे चले गए। महर नवाजिश की आंखों से मुसलसल आंसू बहते। फूफा जी। अपने पापा को सबकी हालत में देखकर महर अंदर तक कांप उठी थी। कहाँ है तू? मेरी ऐनक कहाँ है? मुझे धुंधला नजर आ रहा है। फूफा जी, मैं यहाँ हूँ। मैं पुत्र, मेरा वक्त आ गया है, मुझे वहाँ से बुलावा आ गया। नहीं, ऐसा नहीं कर, मेरे पास आपके अलावा है ही क्या? वो तड़प उठी। हर वक्त दुआ करता था कि अपनी बेटी के फर्ज से सरखुरू हो, तब अपनी असल मंजिल पर आवाज़ करूं, लेकिन इस जालिम ज़िंदगी ने मुझे इतनी मोहलत ही नहीं दी। फूफा जी, आप ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा ना? पुत्र, मैं हर वक्त कहता रहा अपना घर बसा ले, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब कैसे जालिम दुनिया में अकेली रहेगी? मैं रह लूँगी अकेली, लेकिन कभी किसी का घर नहीं बसाऊँगी। क्यों? अमार महरिश की बात पर चौंका। क्यों बेटा, घर क्यों नहीं बसाना? जफर साहब ने तजस्सुस से पूछा। मैं छोड़ दे अब्बी जी, जो होना था वो हो गया। घर नहीं बसाओगी तो ये जालिम दुनिया तुम्हें जीना दुश्वार कर देगी। हाँ बेटा, आपके पापा जी ठीक कह रहे हैं, जफर साहब ने नरमी से कहा। अमार, माफ़ी मांगो उनसे। अमार के पापा ने गर्जदार आवाज़ में कहा। सॉरी अंकल। अमार ने शर्मसार होकर माफ़ी मांगी। आप लोग भले लग रहे हो, आपसे मेरी इल्तिजा है, मेरे मरने के बाद मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर दीजिएगा। मेरी बच्ची का मेरे अलावा कोई नहीं है। इल्तिजा है आपसे भाई साहब। नवाज से इल्तिजाई लहजे में कहा। भाई भी कहते हैं और इल्तिजा भी कर रहे हैं।
ऐसे न करें, आपकी बेटी की शादी मैं ज़रूर करवाऊंगा, बल्कि अभी करवाऊंगा। आपकी आखिरी ख्वाहिश आपकी आंखों के सामने पूरी होगी। जफर साहब नवाजिश का हाथ थाम कर बोले। जी मैं समझा नहीं। नवाजिश साहब कुछ परेशान हुए। आपकी बेटी का हाथ अपनी बेटी के लिए मांगता हूँ। जफर साहब ने ऐसी बात कह दी कि हमारा मैरिज को झटका लगा। ये क्या कह रहे हैं आप? नवाजिश ने न समझी से कहा। मैं सब बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी हालत का कहीं ना कहीं मेरा बेटा भी जिम्मेदार है। आपको ये रिश्ता मंजूर है? कुछ लम्हों की खामोशी के बाद नवाजिश ने कहा, जी बिल्कुल, उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। अमार तुझे मंजूर है? अमार हैरान हुआ, पर सामने खड़ी लड़की को देखकर जैसे सुकून सा मिला। वो खुद दिल की कैफियत पे हैरान था। फिर कुछ तकफ के बाद जी पापा कहकर खामोश हुआ, पर नजर हर बार भटक रही थी। ठीक है, फिर निकाह भी होगा, लेकिन मुझे मंजूर नहीं। मैरिज ने इनकार कर दिया। लेकिन क्यों? बीमार को झमका हुआ। क्योंकि आप मेरा माजी नहीं जानते। एक बार आप मेरा माजी सुन लें, फिर आप खुद मुझे मुस्तरद कर देंगे। मैरिज ने रंजीता लहजे में कहा, देखो बेटा, माजी सबका होता है, मुझे तुम्हारा माजी जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अमार तुम मुझे बाहर ले जाओ और उसने जो बताना है वो सुनो। जफर साहब बोले थे, नहीं मुझे नहीं सुनना, मुझे भी उनका माजी जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। अमार ने भी साफ इनकार किया। मौलवी और गवाहों को बुलाओ। अमार के पापा ने महरिश से कहा, जी आप बुलाएं। नवाजिश ने कहा, बेटा हमें तुम्हारे माजी से कोई मसला नहीं, इसके बावजूद भी अगर तुम्हें कोई इतराज़ है तो खुलकर बताओ। अमार के पापा महरिश से प्यार से बोले, मैं तुम्हें मेरी कसम चुप करके निकाह करूँ, सुकून से मरने दो मुझे। नवाजिश ने हाथ जोड़कर महरिश से कहा था, ठीक है, महरिश को मानना पड़ा। कबूल है, कबूल है, कबूल है, मेरा वादा है ब्याह तो मैं तुझसे करूँगा। महरिश का मौलवी की बातों पर कोई ध्यान नहीं था। इसके दिमाग में चौधरी हसीब की बातें गूंज रही थी। इसकी बेरहमी आंखों के सामने थी और आंसू की स्याह शाह की माने बह रहे थे, जैसे कभी आंखें खुश्क ना हुई थी। नवाजिश ने मोहब्बत भरी नजर से महरिश को देखा। अल्लाह मेरी बेटी को सदा सुहागन अपने घर में खुश आमद रखे, आमीन। नवाजिश की आंख से आंखों टपका। मुबारक हो बेटा। अमार को उसके पापा ने गले से लगाए थे। थैंक यू पापा। अमार के चेहरे पर खुशी के साथ आंसू झलक रहे थे। नवाजिश एकदम लंबी लंबी सांसें लेते कलमा पढ़ने लगे थे। फूफा जी डॉक्टर को बुलाए। महज चीखने लगी। चंद ही लम्हों में नवाजिश की रूह खाले की हकीकी की जाने परवास कर गई और वो खाले को हक और मकान से जा मिले। तदफीन के 15 दिन तक महरिश अपने घर रही थी। अमार ने अपने 3 वफादार नौकर महरिश के घर भेज दिए और ख़ुद भी रोज़ चक्कर लगाता रहता। बेटा अब अपने घर चलें, परसों आपका वलीमा है। परसों मैं आपका तारुफ अपने ख़ानदान और रिश्तेदारों से करवाऊँगा। घबराना नहीं, मैं आपका बाप हूँ। बच्चे मेरे होते हुए कभी खुद को बेसहारा नहीं समझना। मेरी बेटी और बेटा है मेरे लिए, वैसे ही आप भी हैं। वो देख कर रह गई थी उन्हें। हाँ, वो उसका बाप मान रहे थे, बाप का मान दे रहे थे। वो कह रहे थे कि वो तन्हा नहीं है, उसके सर पर छाँव उन्हीं मौजूद है। तो क्या अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया था? कैसा भी होता है, मेरे को लगा दुनिया का हर शख्स मेहरबान और प्यारा है, बस एक हसीब को छोड़कर। बहुत ही खूबसूरत सी ग्रीन मैक्सी में मलबूस जामे के नफीस से जेवर जेबतन किए वो किसी सुल्तानत की शहजादी ही लग रही थी। गुज़रे सालों ने उसे मज़ीद निखार दिया था और कुछ उसका मिजाज था जिसमें ठहराव के बाद वो और भी खूबसूरत हो गई थी। मैरिज ने दुल्हन बने धड़कते दिल के साथ हॉल में कदम रखा। मैरिज पुरसुकून हो जाए। मार ने मैरिज की घबराहट महसूस करते मोहब्बत से मैरिज का हाथ थाम लिया। देखिए मैं हूँ आपके साथ हमेशा। क्या मान था मोहब्बत से चुड़ लहजा। वो जाने अब तक कितनी बार रब के हजूर सजदा रेज़ा हुई थी। रब उसका दिल इस पाकिस्ते के हजूर सजदा बजा लाया था। सजदा शुक्र अजन के सारी और मोहब्बत के साथ किसी सीम है वो हस्ती जो अपने बंदों को से नवाजती वहम गुमान में भी नहीं होता। मैरिज शर्मा स्टेज पर पहुंचे। सबकी नजर इसी हसीन जोड़े पर मरकूज थी। सब करीबी रिश्तेदार स्टेज पर आने लगे। साले साहब बहुत मुबारक हो। एक ऐसी आवाज़ मैरिज के कानों में पड़ी जिसको वो कभी नहीं पूछ सकती थी और ना ही सुनना चाहती थी। चौधरी हसीब। मैरिज की नज़र चौधरी हसीब पर पड़ी तो हटना भूल गई थी। क्या क्या याद ना आया था उसे। बहुत शुक्रिया हसीब भाई। अमार तुम्हारा तारीफ तो करा भाभी से। नीलम बोली। जी जी ज़रूर। मैरिज मेरी बहन है नीलम बाजी। अस्सलाम वालेकुम नीलम बाजी। मैरिज अदब से उठ खड़ी हुई थी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत खूबसूरत है। नीलम ने आगे बढ़कर मैरिज को गले से लगाया। और ये निमत बाजी के शौहर हैं चौधरी हसीब। अस्सलाम वालेकुम। मैरिज ने हसीब को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। मेकअप की वजह से चौधरी हसीब ने मैरिज को नहीं पहचाना था, पर वो हसीन और जमी का पेकर हसीब के दिल बेईमान कर गई थी। उसकी आंखों की गलाजत को महसूस करके महर ने जो कहा वो हसीब कभी तसव्वुर नहीं कर सकता था। मेरा नाम महरिश है। महरिश चला देता महर। चौधरी हसीब को झटका लगा। नीलम बाजी अम्मी कहाँ है? अभी तक गुस्सा है। अम्मार ने पूछा। वहाँ बैठी हैं। मैंने बहुत इशार किया फिर भी स्टेज पर नहीं आ रही। आयम उनको मनाए हाथ चले। निमल और अम्मार स्टेज से नीचे चले गए। चौधरी हसीब मुझे बचाना। तुम्हारे मुंशी की बेटी और वही जिसको तुम रखेल बनाना चाहते थे, पर देखो मेरे रब का मेहर, उसने मुझे ना तुझसे तुम्हारे धोखे से शादी थी बल्कि मुझे इज्जत भी अता की। ये मुझे ना स्टोरी थोड़ी थोड़ी वो लग रही है, महाभारत ड्रामे की, रंग महल की स्टोरी लग रही है। अच्छा 3 साल गुजर गए ड्रामे को, मैं उसे अब देख रही थी कुछ टाइम। मुझे ना इसकी स्टोरी कुछ वैसी लग रही है।
महरिश के चेहरे पर सुकून, इत्मीनान और खुशी साथ झलक रही थी। बिल्कुल, तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तेरी शादी चौधरी अमार से कैसे हो गई, मेरे बाद इसको फंसा लिया। चौधरी हसीब की आंखों में खून उतर आया था, जिससे वो हमेशा अपना कर रखना चाहता था। अपनी हवस की खातिर वो किसी और की इज्जत बनकर उसके सामने सर उठाए खड़ी थी। जैसी भी हुई है, लेकिन जिसको तुमने पाँव की जूती कहा था वो अब तुम्हारे जैसे बहैसियत खानदान की बहू बन चुकी है। कहा था चौधरी साहब, पाँव की जूती सर पर लगे तो दिमाग ठिकाने आ जाता है, और तुम्हारे वो वक्त अब करीब है। कितना सर्द और सफाक ले जाता महर का। तुम्हें चौधरी हसीब खा जाने वाली नजरों से महरिश को घूरने लगा। अम्मी आए ना, हमारे स्टेज पर जमीला को ले आए। महरिश मेरी अम्मी से मिले। अस्सलाम वालेकुम। महरिश ने खुश अखलाकी से सलाम किया। जमीला ने गुस्से से चेहरे का रुख मोड़ लिया। अम्मी देखिए तो सही, आपकी बहू कितनी प्यारी है। निमल बोली, प्यारी का चार डाल है ना आगे का पता न पीछे का, ऐसे ही तेरे बाप ने किसी को भी उठाकर मेरी बहू बना डाला। जमीला जहर उगलने लगी। कहते हैं नफरत नहीं बदलती, लेकिन औलाद के मार्फत को मौत की नींद सुला सकती। जमीला बेगम के वो हालात बस करीबी थे। आप मेरे आगे पीछे का सब जानती हैं, मैं आप ही के पिंड की हूँ। महर ने उनके लहजे की नफरत को महसूस करके कहा। हैं कि मतलब, आपके भाई चौधरी हयात के मुंशी की बेटी हूँ मैं। क्या अब मुंशी की बेटी चौधरान बनेगी? बस ये इतना रह गया था तुम्हारे बाप का। अब आवाज़ धीमी रखी, क्यों मेहमानों के सामने तमाशा बना रही है। मार को जमीला की बात सख्त नागवार गुजरी। मैं जा रही हूँ उधर से। जमीला खफकी से स्टेज से उतर जाने लगी। पुप्पी, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। जमीला चौधरी हसीब गुस्से से फंक्शन छोड़कर घर चले गए थे। अरे निमल बेटा, जमीला बहन नजर नहीं आ रही? फंक्शन में एक मेहमान औरत ने करीब आकर पूछा। जी, वो उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई, हसीब उनको अस्पताल लेकर गए हैं। निमल ने बहाना बनाया। महरिश क्या सोच रही है? मार कमरे में आया तो महरिश गहरी सोच में डूबी थी। मुझे कसम से मालूम नहीं था कि आप चौधरी हैं, वरना मैं कभी निकाह ना करती। आपने शायद अम्मी की बातें दिल पर ले ली। अम्मी की बातें? आप खुद भी तो सोच रहे होंगे कि मुंशी की बेटी गले पड़ गई। उसने मध्यम दिल बर्दाश्त आवाज़ से कहा। ऐसा हरगिज़ नहीं, मैं इंसान को देखता हूँ, उसकी हैसियत को नहीं। और वैसे भी हैसियत तो बदलती रहती है। मुंशी को बादशाह, बादशाह को मुंशी बनने में देर नहीं लगती। अमर ने मोहब्बत से उसकी आंखों में देखते हुए कहा था। आप काफ़ी मुख्तलिफ इंसान हैं। जी, और आपसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। अमर ने मोहब्बत से महरिश का हाथ थामा। कब हुई मोहब्बत? महर ने मुस्कुरा कर पूछा। तब जब आप अस्पताल में पूरा मुंह खोलकर रो रही थी। अमर ने महरिश को छेड़ने वाले अंदाज में कहा। महरिश हैरत से मुंह खोले से देखती रही, फिर बेसाख्ता हंस पड़ी। इसकी हंसी खिलखिलाहट अमर के दिल में नरम फार की तरह पड़ी थी। किसी भी बात पर दिल पर लेने की जरूरत नहीं, बस मेरी मोहब्बत भरी बातों को दिल पर लिया करें। अमर के इस इज़हार पर वो शुरू हुई थी। अच्छा जी, धीमे शर्मीले लहजे में कहा। हाँ जी। अच्छा ये बताएं, आपके फूफा जी के मरने के बाद आपके पास 3-4 लोग घर में मौजूद होते थे, इसके बावजूद भी आप डरती क्यों थी? पहले डरती थी क्योंकि मैं किसी अनजान पर एतबार नहीं करती। फिर जब मुझे मालूम हुआ कि आप मेरे घर के बाहर पूरी रात गाड़ी में बैठ कर गुजारते हैं, फिर डर भाग गया। महर ने नरमी से कहा। अच्छा तो आपको मालूम था? जी, मैं छत से आपको देखती थी। अच्छा जी। जी, तब मुझे मोहब्बत से नफरत खत्म हो गई। क्या मतलब? मतलब हर कोई मतलब ही मोहब्बत नहीं करता। कुछ लोग आपकी तरह बेलूस मोहब्बत भी करते हैं। यानी अब आपको मेरी मोहब्बत पर एतबार है? खुद से ज़्यादा। कितना पुरसोस मोहब्बत का एतराफ़ था कि अमार जी उठा था। याद आया। अमार ने अपनी अलमारी से एक ज्वेलरी बॉक्स निकाला। ये आपकी मोहर दिखाई। महरिश ने बॉक्स खोला तो बहुत खूबसूरत हीरे का सेट था। बहुत खूबसूरत है ये तो, लेकिन मेरी महरिश से कम। ये कहते अमार ने मोहब्बत से उसके माथे पर मोहब्बत की बहर जब्त की थी और आहिस्ता से खुद में समेट कर अपनी बेलस मोहब्बत के यकीन दिलाने लगा। मैंने गुजरते हर लम्हे में मार के हिसार में अपना वजूद माथे पर लगने लगा। ये एहसास उसको बेमोल नहीं था। अमार ने जिस तरह से गुजरती रात के हर लम्हे में समेटा, महर को अमार से इश्क पर मजबूर कर गया। अगले दिन महरिश ने अलमारी खोली तो बहुत खूबसूरत कपड़े हैंग थे। ये सब उसने हैरानी से पूछा। आपके लिए मैंने निमल बाजी ने खरीदे हैं। महर के दिलनशीन चेहरे पर अमार ने अपनी मोहब्बत के रंग देखे तो खामोश हो गया। इसकी हद तक देखने पर महर की पलकें महू रक्स थीं। उठती चलती ये पलकें अमार को बेबस कर गई थी और ऐसी बेबसी के हाथों मजबूर होकर उसने महर को खींचकर खुद में समेट लिया। महरिश ने एक हल्का काम वाला जोड़ा जिप्तन किया, हल्का फुल्का मेकअप किया, जेवरात पहने कमरे से बाहर लाउंज में आ गई थी। लाउंज में सब मौजूद थे। चौधरी हयात, चौधरी जफर, जमीला, नीलमल और चौधरी हसीबा। अस्सलाम वालेकुम। महरिश ने सबको सलाम किया। चौधरी जफर और निमल ने खुश अखलाकी से जवाब दिया। बाकी सबकी पेशानी पर अनगिनत बलों ने अपना अक्स दिखाया था। चलो जी, अब मुंशी की बेटी चौधरी की बहू बन गई। चौधरी हयात ने कड़वाहट से कहा था। जुबान संभाल कर बात करें चौधरी हयात। मेरी बहू के बारे में ऐसी गुफ्तगू हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। महर मेरी बेटी है, जैसे निमल मेरे लिए है, बिल्कुल वैसे ही महर मेरे लिए। हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त है वो। चौधरी जफर आपको गोला हुए थे। अच्छा चौधरी जफर, अपनी हदूद विच रहे। मैं भी अपने भाई के खिलाफ कोई गल बर्दाश्त नहीं करूँगी। जमीला चीखी थी। जमीला शट अप। तुम जैसी जाहिल अनपढ़ औरत से ऐसी ही बातें तवक्को की जा सकती हैं। पापा प्लीज़। अमार शोर सुनकर भागकर बाहर आया था। अगर आप सबको मेरी बीवी से इतना मसला है तो अपनी बीवी को लेकर जा रहा हूँ। अमार ने मामला ख़त्म करते कहा। अमार तुम कहीं नहीं जाओगे, अगर कोई जाएगा तो ये जाएगी। जैसे कल अपने इकलौते बेटे का फंक्शन छोड़कर गई थी। जमीला जाओ अपने भाई के साथ। मैं मज़ीद तुम जैसी बदतमीज़ औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ हाँ जा रही हूँ और दोबारा कभी वापस नहीं आऊँगी। जमीला बेगम ने गुस्से से दब कर कहा। मेहरबानी आपकी। चौधरी सफ़र ने जैसे बात ही खत्म कर दी। नहीं अम्मी, आप कहीं नहीं जाएंगे। मार आगे बढ़ा। चलें भाई। जमीला मार के लाख रोकने के बावजूद भी चौधरी हयात और चौधरी हसीब के साथ उनके पिंड आ गई थी।
अमार आपसे एक बात पूछें। अमार लैपटॉप से नजर जाके महरिश की जानिब मुतवज्जो। आप भी चौधरी हैं और निमल बाजी के ससुराल वाले भी, मतलब आप एक ही खानदान के हैं, हाँ क्यों? लेकिन आप दोनों के रहन सहन और अंदाज़ो गुफ्तगू में और काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, ऐसे कैसे? पॉइंट। अमार मुस्कुराया, फिर महर को खुद से करीब करते कहा, हसीब भाई हमारे घर से पढ़कर आए हैं, लेकिन इनके साथ बैठ जाओ तो ऐसे लगता है जैसे उन्होंने कभी स्कूल की शक्ल भी न देखी हो। वो लोग अपनी जहालत को अपनी शान समझते हैं, तहजीब को महज किताबी बातें, बिल्कुल जहालत की खूट खूट कर बड़ी है उन सब में। मेरे दादा और पापा शुरू से ही असूल पसंद है, इसलिए उन्होंने हमारी तरबियत ही ऐसी की है। वाकई उनके घर में बस उनकी माँ बहुत अच्छी औरत थी। महर ने हसीब की माँ को याद करते हुए कहा, हाँ मामी बहुत अच्छी थी, जब तक वो जिंदा थी। निमल बाजी का माँ से बढ़कर ख्याल रखती थी। निमल बाजी खुश हैं अपने घर? महर ने शकील लहजे से पूछा, नहीं, वो बताती कुछ नहीं है, लेकिन उनके मुरझाए हुए चेहरे से साफ से लगता है कि वो खुश नहीं। जाहिर है चौधरी हसीब जैसे आयाश बदतमीज और घमंडी जैसे इंसान के साथ कौन सुकून से रह सकता है? आप चौधरी हसीब को कुछ कहते क्यों नहीं? बहुत पहले हमसे 2 माह का था, एक बार मैंने पापा ने उनको खींचा तो हमें धमकाया कि बेटी को तलाक दे कर ले लूँ, उसके बाद मैं तुम लोगों को कभी अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखने दूंगा। मैं एमपी हूँ, मेरे पास पावर है। फिर निमल बाजी डर गए, वो नहीं चाहती कि उनका बेटा भी बाप जैसा बने, इसलिए अपने बेटे की खातिर घर बसाने पर मजबूर हुई। अमार ने खिजा की तरह मुरझाए लहजे में कहा, ओ। महरिश अफसरदा होकर रोने लगी। महरिश? अमार ने सोफे से उठकर महरिश को बाहों में भर लिया, उसकी बहती आंखों से अपने होठों से चुन लिया। महर ने उसके सीने पर सरकते उसे अपने महरम को सौंपा। अमार ने बहुत मोहब्बत से महर के सारे गमों और सर्दिगों को चुन लिया था। इस वक्त इस मैरिज को मरवा ही देता तो ठीक था। चौधरी हसीब को जब अचानक से कुछ याद आया इस वक्त, तो 1 मिनट में डॉक्टर के मुंह पर भारी रकम फेंकी थी कि लड़की कभी मां ना बन सके। चौधरी हसीब खुशी से उछल पड़ा, चौधरी अमार तो जानता ही नहीं है मेरी रखेल से शादी करके तूने मेरे लिए कितना बड़ा फ़ायदा किया। अब तो सदा बेऔलाद रहेगा और तेरी ढेर सारी ज़मीन जायदाद और जो आसमान को छूता कारोबार है वो सब मेरी बीवी को मिलेगा और उसका मैं और मेरा बेटा मालिक होंगे। वाह चौधरी हसीब, तू तो बैठे बैठे अरबपति बन गया। निमल, भले ही तू काली कोची बहुत है, लेकिन दौलत की रानी बड़ी तुझ पर मेहरबान है। मैं जैसा भी तेरे साथ सलूक रखूं तुझ पर मेहरबान है, और मैं जैसा भी तेरे साथ सलूक रखूं रहने तो तूने यही मेरे कोल। चौधरी हसीब ने सोते हुए निमल को देखकर कहा था। दिन ब दिन चौधरी हसीब की आयशी में इजाफा हो गया था। पहले वो सिर्फ फंड्स और रिश्वत के पैसों से आयशी करता था, लेकिन अब वो अपनी ज़मीनें बेचने लगा और मॉडल्स और एक्ट्रेस पर खूब पैसा लुटाने लगा। अमार जमीला को 2 दिन में मनाने आया था, लेकिन वो मुतालबा करती थी कि महरिश को तलाक दे, मैं तभी घर वापस आऊँगी। बिलाखिर अमार ने जमीला को उसके हाल पर छोड़ दिया। 2 साल गुजरे। बेटा, तेरे सब्र पर मैं आफरीन करती हूँ। हसीब कितनी बदतमीज़ी से तुझसे पेश आता है, कई बार तो हाथ भी उठा चुका है। तेरी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, मुझे माफ़ कर दे। जमीला चौधरी हसीब की बदतमीजियाँ से खुद भी परेशान हो चुकी थी। इस घर में रहते हुए असल का अंदाज़ा हुआ था नहीं हमें, बस मेरा नसीब ही ऐसा था। निमल आंसू सब करके बोली, चौधरी हसीब तो पागल हो गया है, क्या चाहता है तेरा बेटा बड़ा होकर भीख मांगे? चौधरी हयात हसीब पर बरहम हुई थी, क्या बकवास करें, कभी मुँह से कुछ अच्छा ना निकलवा लो। वो धाड़ा जो नज़र आ रहा था वही बोल रहा हूँ। जिस तरह तू इन फिल्मों वाली लड़कियों पर बड़े बड़े बंगले और जेवरात तोहफे के तौर पर पेश कर रहा है ना, आधे से ज़्यादा ज़मीन तो बेच चुका है, अब तो आधी पड़ी है ना, उसको तो बख्श दे। आधी से कम पड़ी हो, निमल की भी तो है, और अभी और भी आएगी। हसीब ने बेफिक्र लहजे में कहा, है कि मतलब तुझे तभी। अस्सलाम वालेकुम मामू, अमार मेरे घर में दाखिल। वालेकुम अस्सलाम चौधरी अमार, अम्मी कहाँ है? अंदर लाउंज में बैठी हैं। बेटा मिठाई किस खुशी में है? चौधरी हयात ने उसके हाथ में मिठाई देकर पूछा। आप अंदर चलें, बताता हूँ। अमार, महरिश और चौधरी हयात अंदर गए तो हसीब भी उनके पीछे अंदर चला गया। अम्मी, अमार अपनी माँ के पास आया। अमार पुत्र मेरा लाल। जमीला अमार के गले जा लगी। अमार ने मुस्कुरा कर उन्हें अपने साथ लगाया। अम्मा, आप दादी बनने वाली हैं, अब तो घर चलें। अमार ने उनके माथे को चूमते हुए कहा, है दादी तो सच बोल रही थी अम्मी। जमीला ने खुश होकर महरिश को गले से लगाया। दादी, ऐसे कैसे हो सकता? चौधरी हसीब को जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा था। क्या अमार मैं फुप्पो बनने वाली हूँ? जी निमल बाजी, बहुत बहुत मुबारक हो, अब मैं घर वापस ज़रूर आऊँगी। जमीला बोली, चले अम्मी। निमल, तो भी चल साथ, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे घटिया इंसान के साथ रहने की। क्या बोली तू? मैं घटिया हूँ? असल वजह तो घटिया है। चौधरी हसीब इंतहाई बदतमीजी से जमीला पर चीखा। हसीब, भाई जुबान संभाल कर बात करे। अमार ने गुस्से से सब चेहरे के साथ कहा, और चलो निकल मेरे घर से अभी। हसीब ने अमार को धक्का दिया। मैं भी जा रही हूँ अमार, मैं हमजा को लेकर आ रही हूँ। निमल नफरत से बोली, नाना ना, मेरा बेटा मेरे पास रहेगा तो उसको लेकर जा तो वेखी। निमल बाजी, हम अदालत से हमजा को ले लेंगे, अभी आप आए, चले यहाँ से। अमार ने निमल को तसल्ली दी। हाँ निमल बाजी, आप हौसला रखें। महरिश ने रोते हुए निमल का हाथ थामा। चल तू अपनी औकात विच रह, भूल गई मेरी रखेल थी तू? चौधरी हसीब महरिश पर भड़का था। क्या? जमीला और निमल शदीद हैरत में डूब गई। चौधरी अमार, तू जानता है तेरी बीवी मेरी रखेल थी, मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। चौधरी हसीब अमार के सामने फूट पड़ा था। अब तुझे तलाक दे देगा अभी। चौधरी हसीब महरिश पर हंसने लगा।
उसकी बात मुंह में ही थी कि मेहर का हाथ उठा हसीब के गाल पर छाप छोड़ गया। बकवास बंद करो हसीब, निकाह किया तो तुमने मेरे साथ, धोखा दिया था मुझे। मेरे बाबा फूफी फूफा के साथ क्या किया तूने घटिया इंसान। मेहर ने मुंह से निकलने वाले लफ्ज़ों ने सब चुप को साथ दी थी। महरिश फट पड़ी और ये चौधरी हयात साहब हर बात से वाकिफ़ हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये सब उन्हीं की शय है तो गलत नहीं होगा। हसीब ने अमार की जानिब देखा तो उसने कहा, मैं महरिश को हरगिज़ तलाक नहीं दूंगा, क्योंकि इसे मैं पहले से जानता हूँ। महरिश ने मुझे ये सब बता दिया था। क्या? हसीब ने महर को खूनखवार नजरों से देखा था। तेरी इतनी जुर्रत चौधरी हसीब। अभी महरिश को थप्पड़ मारने लगा तो अमार ने उसका बाजू पकड़ लिया था। खबरदार, तुम्हारा बाजू जिस्म से अलग कर दूंगा। अमार की आंखों में आंसू उतर आए। हसीब बंदा बन। चौधरी हयात कंधे झुकाए बोले, हाँ ये सब उन्हीं की शय पर तो हुआ था और आज सब उनके हाथ से बाहर था। अमार चलो यहाँ से, ऐसे बेगैरत के मुंह मत लगो। निमल नफरत से बोली। निमल पता तो अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। चौधरी हसीब ने निमल से अल्तजाई लहजे में कहा, आज मैं ज़रूर जाऊँगी। किस मुँह से रोक रहे हैं आप मुझे? ये है आपकी तरबियत जिसने निकाह का तकद्दुस तोड़ दिया। मेरे साथ जो करना था किया तो उसने महर के वजूद को भी गाली बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं थूकती भी नहीं जैसे इंसान पर। ना पुत्र जमीला समझा अपनी धी को, ना वीरे हून बस। चौधरी हयात की लाख मिन्नतों के बावजूद भी निमल चली गई थी। हसीब क्या किया तुमने? चली गई मेरी बेटी। चौधरी हयात फूट कर रोने लगे। चौधरी साहब क्या जनानियों की तरह रो रहे हो? बेटे के बगैर नहीं रह सकती। आ जाएगी वापस कुछ दिन बाद। अब नहीं आएगी। चौधरी हयात था कि मुसाफिर की तरह अपने कमरे में चला गया। वैसे वो रखील माँ कैसे बनने वाली है? ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो डॉक्टर के मुंह पर भारी रकम फेंकी थी। मतलब इस डॉक्टर ने मेरे साथ धोखा किया। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा बेड़ा गर्क करवा डाला। सीधे इस डॉक्टर का पता लगवा कहाँ है। इसको तो अपने हाथों से कत्ल करूंगा। उसकी बेटी को अगर मैंने इसकी महर की जगह ना लाया तो महर का नाम मेरा नाम हसीब नहीं। दुनिया के फ़िरौन शायद ही भूल जाते हैं कि इनके अमाल की वजह से उन्हें ज़मीन भी कबूल नहीं करती और फिर ये सिर्फ आने वाली दुनिया और नैती दुनिया के लिए अबरत के निशान के अलावा कुछ नहीं रह जाते। निमल बाजी, महरिश बाहर लॉन में निमल के पास गई थी। महरिश आओ बैठो। निमल बाजी, आप मुझसे खफा नहीं है? महरिश ने डरते पूछा। खफा क्यों? आपके शौहर ने जो बताया। महरिश, गलती हर इंसान से होती है, तुमसे भी कम सुन में गलती हो गई थी। नरम लहजे में कहा, गलती मेरी, इसकी गलती ने मुझे तबाह कर डाला। मेरी भी ज़िंदगी तबाह हो गई है इस इंसान से शादी करके, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरी इससे जान छूट गया। आपने अच्छा कि जो लायदगी का फैसला कर लिया। हाँ, हमेशा की औरतों को हमेशा यही कहा जाता है कि जहाँ ब्याह हो वहीं से जनाजा उठना चाहिए। इसी में तुम्हारा ख़ानदान की इज़्ज़त है और हम इसी की कोशिश में अपनी अना अरमान, खुशियाँ, इज़्ज़त नफ्स सब दफन कर बस इज़्ज़त बचाने में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देती हैं। निमल ने बहती आंखों से कहा था, काश माशा मर्दों को ये भी सिखाता कि जब किसी की बेटी को घर ले आओ तो उसकी अना अरमान, खुशियाँ, इज़्ज़त सब ख्याल रखना। आखिर औरत भी तो सब छोड़कर आती है। काश, लेकिन हसीब की सोच इन सब बातों के बरक्स है। मुझे हसीब से मोहब्बत थी, लेकिन जल्दी इसके करतूत देखकर नफरत हो गई। लेकिन फिर भी इज्जत को तरजीह दी और फिर भरपूर कोशिश से अपना घर बसाने लगी। बिल आखिर इतने सालों की ज़िल्लत बर्दाश्त करके भी मैं नाकाम रही। वो नज़रें झुका कर आप ही अल्लाह पर उम्मीद रखें। मुझे यकीन है इस बंदे का अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने निमल के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, इंशाल्लाह। मैं उस दिन की शिद्दत से मुंतज़िर हूँ। मैं भी। मैं शद्दत से बोली, ये सब छोड़ो महरिश, तुम अपनी सेहत का खास ख्याल रखो। अमान मेरा हद से ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इतना तो कोई माँ अपने इकलौते बच्चे का भी नहीं रखती होगी। निमल और मैंने हंसने लगे थे। एक हफ्ते बाद शीदा इस डॉक्टर की मालूमात लेकर आया था। क्या मर चुकी है वो? डॉक्टर जी, इसको कब्र में कीड़े पड़े, सांप बिच्छू इसकी हड्डियाँ नोच डालें। धोखेबाज औरत। मैनू अरबपति से भूखा कर गई। कोई नहीं, मैं खुद दौलत बना लूँगा। चौधरी हसीब अब पहले से ज़्यादा रिश्वत लेने लगा। लैला, इन कागजात पर दस्तखत करो। चौधरी हसीब ने मशहूर मॉडल के सामने कागज़ और कलम फेंका। ये कैसे कागजात है? हैरान हूँ। मैंने जो 2 बंगले, एक फार्म हाउस और मरी में एक फ्लैट तुम्हारे नाम लगाया था वो सब मैं तुमसे वापस ले रहा हूँ। व्हाट? ये सुनकर लैला को तो झटका लगा। फ़ौरन साइन कर, वरना तो जानती है मेरे एक फ़ोन कॉल पर तेरा सारा कैरियर तबाह हो जाएगा। ओके, इस मॉडल ने मजबूरन साइन किया क्योंकि वो जानती थी जैसा चौधरी हसीब कह रहा है वैसा कर भी सकता है। गुड गर्ल। चौधरी हसीब ने लैला के गालों पर झुकते हुए कहा और बाहर चला गया। ये तुमने अच्छा नहीं किया चौधरी हसीब। लैला नाम है मेरा। मेरे पास भी तुम्हारे काले धंधों के कई सबूत हैं। लैला ने अपने फ़ोन में एक वीडियो लगाई। मुझे माफ़ कर दो। नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे न मारो। कोई बात नहीं, मैं बन जाऊँगा तेरे बच्चों का बाप। चौधरी हसीब ने बेरहमी से इसको गाली मार दी थी। लैला वीडियो देखकर तंजिया हंसी और वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दी। चौधरी हसीब आपको गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस चौधरी हसीब के घर उसको गिरफ्तार करने जाम पहुंची। क्यों? ओए 2 टके पुलिस अफसर अपनी औकात बिच रहे तो MPA चौधरी हसीब को गिरफ्तार करेगा। चौधरी हसीब पुलिस को खुद गाँव से घूरने लगा। आपको गिरफ्तार करूंगा, फांसी पर भी चढ़ाऊंगा। हसीब के ऐसे मुखातिब करने पर इंस्पेक्टर ने तीखे लहजे में कहा, चलो किस जुर्म विच तू मैनू हथकड़ी पहनाएगा? चौधरी कोई सबूत नहीं है। अच्छा, ये इंसान कसम से सीरियसली मुझे ना जाहिल लग रहा है। लाइक मतलब बिल्कुल कोई ऐसी, जितना मतलब बताया कि बाहर आउट ऑफ कंट्री लाइक अमेरिका से पढ़कर आया है और इसके वे ऑफ टॉक और ऊपर से मतलब हरकतें मतलब बिल्कुल ही
वल्गर किस्म की हैं। खैर जाहिल लोग। आज सबूत के साथ आए हुए देखें ये वीडियो 3 दिन पहले ही अपलोड हुई है, लाखों लोग देख चुके हैं और आप शायद खबरें नहीं देखते। लोग सड़कों पर निकल चुके नारे लगा रहे हैं, अरेस्ट हम चौधरी हसीब के कुछ समझने से पहले ही, अरेस्ट हिम। चौधरी हसीब के कुछ समझने से पहले ही बहुत कड़ी लगा चुके थे हैं। अब धमकाओ मुझे, अब चुप क्यों हो। गुब्बारे की तरह सारी हवा निकल गई, पूरी सबसे हंसने लगा था। कमले पहले नैब वाले कम तेरे पीछे पड़े हैं, अब तूने होरोला गले विच डाल दिया। चौधरी हयात सर पकड़ के बैठ गए। अब्बा तो फिक्र न कर, ऐसे चुटके विच बाहर आ जाऊंगा ना, लग जाएगा पता। फिलहाल तो ससुराल चलो, हथकड़ी पहनाओ एमपी साहब को। कत्ल का इल्ज़ाम किसी ने थोपा है उस पर। चौधरी हयात पुलिस वाले से पूछने लगा। थोपा नहीं, ऐसे सबूत है, वीडियो देखें। वीडियो देखकर चौधरी हयात अपना सर पीटने लगा और चौधरी हसीब को गालियाँ देने लगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ न्यूज़ रिपोर्टर सना शेख। चौधरी हसीब एमपीए के गुंडा है। कत्ल की वीडियो वायरल होने के बाद बहुत से गरीब, मस्कीन और मजबूर लोगों ने भी हिम्मत जुटाकर चौधरी हसीब पर केस कर दिए हैं। लोग सड़कों पर नारे लगा रहे हैं चौधरी हसीब को फांसी दी जाए। कल देखते हैं अदालत अपना क्या फैसला सुनाती है। मामा, हमजा लॉन्च में आया तो निमन ने जल्दी से टीवी बंद कर दी। मामा, पहले आप यहाँ आ गई, फिर दादा मुझे भी यहाँ छोड़ गए। हम कब तक यहाँ रहेंगे? बेटा, हम बहुत जल्द अपने घर चले जाएंगे। शुक्र है, मुझे दादा की बहुत याद आ रही है। हमजा ने माँ के गले में बाजू मार करते कहा था। अभी आप जाओ खेलो। ओके। हमजा बाहर चला गया। निमल की तुम हमजा को क्या तसल्लियाँ दे रही हो? तसल्ली नहीं पापा, हसीब को जब फांसी हो जाएगी तब मैं अपने बेटे और मामू के साथ उनकी हवेली रहूँगी। मैं अपनी बेटी की ऐसी तरबियत करूँगी कि लोग कहेंगे कि अपने बाप के बरक्स है, वो हसीब का नहीं बल्कि मेरा बेटा है। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी ख्वाहिश। खुश रहो। चौधरी जफर ने मोहब्बत भरी नज़रों से निमल के सर पर हाथ फेरा और अपनी आंखों की नमी छुपाने के लिए बाहर चले गए। चौधरी साहब, जज के मामले के मुताबिक उनके मुंह पर पैसा फेंको और बाहर निकलो। चौधरी हसीब जेल की सलाखों को मजबूती से थाम कर लाचारी से बोला, तो मेरी आधी से ज़्यादा जायदाद तो वैसे भी उड़ा चुका है। अब जो बची है वो मैं अपने पोते के नाम कर चुका हूँ, इसलिए मुझसे अब कोई उम्मीद ना रख। कि चौधरी साहब, बेटे की परवाह नहीं है, बेटे की परवाह है आपको। वो चिल्लाया था। हाँ, तो पहले ही निमल पर बहुत जुल्म ढा चुका है और मैं बेगैरत मामा बेटे को कुछ कह तक नहीं सकता। तेरी माँ तेरे काले करतूतों को दिल पर लेकर मर गई। हर घड़ी तुझको रोकता रहा कि सुधर जा, लेकिन तू तो मेरी बेइज्जती कर डालता था। चौधरी साहब, और शिकायत का मौका नहीं दूंगा। एक दफ़ा मैंने बाहर निकालो। वो इल्तिजा करने लगा। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। एग्जैक्टली, मैं ये फिक्रा ढूंढ रही थी लेकिन इस वक्त मेरे जेहन में नहीं आ रहा था। एग्जैक्टली, डेफिनेटली वो डिज़र्व करता है ये लाइन, और ऐसे लोगों के लिए यही लाइन सूटेबल है। और तेरे जैसा मनूस और घटिया इंसान कभी नहीं सुधर सकता। चौधरी साहब, बचा लो मैनू, कल फांसी हो जाएगी। तुझे फांसी होनी चाहिए, और जब तेरी लाश आ जाएगी तो ख़ानदान का कुमर तेरी मैयत को कांधा देने तो तू तेरे जनाजे में भी कोई शिरकत नहीं करेगा। पर ये सब मेरी गलती है, मैंने ही तुझे ये राह दिखाई। पर मेरे बेटे की बेहतरीन परवरिश करके मैं कफारा अदा करूँगा। शायद वो तेरे और मेरे लिए सदका जारिया बनकर माफ़िरत का सबब बन जाए। चौधरी हयात होते हुए वहाँ से चले गए थे। चौधरी साहब, मेरी गल सुनो, मुझे छोड़कर ना जाओ। चौधरी हसीब गिड़गिड़ाने लगा था। सब सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत चौधरी हसीब को फांसी की सज़ा सुनाती है। चौधरी हसीब हथकड़ी में झगड़ा बाहर आया तो कुछ लोग बाहर मौजूद थे। चौधरी हसीब, इन लोगों ने गुस्से नफरत से अपनी जूतियां उतार कर चौधरी हसीब के मुंह पर मारने लगी। पुलिस वाले चौधरी हसीब को साइड पर ले गए थे और लोगों को हटाने लगे। महरिश मुस्कुराते हुए उसके पास है। चौधरी हसीब, मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था। अब देख, मेरे खुदा का इंसाफ, जिस औरत को तू पाँव की जूती कहता था, जिसके साथ अपने पकीज़ा रिश्ते का तूने मजाक बना दिया, उसकी आग का अंजाम देख। आज तेरा गरूर, ताकत, सबने तेरा साथ छोड़ दिया। चौधरी हसीब ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मुझे पाँव की जूती कहा था ना तुमने। लोग आज तुझे जूतियाँ मारे हैं। महरिश के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। उसके सब्र का फल था जो वो आज महकूम नहीं हाकिम थी। ये निमल के बर्दाश्त और हौसले का समर था। जो औरत को पाँव की जूती बनाने वाला आज सर झुकाए खड़ा था। पर माफ़ी का वक्त खत्म हो गया था। अब तो निशान इबरत बनेगा। वक्त था बस खत्म। शोर।